Hello, all my dear friends. As promised, tomorrow, today we will revise chapter number 1 and chapter number 2 में अभी तक हमने जितना भी किया पिछले 4 लेक्चर्स में हम पूरा का पूरा एक बार ही रिवाइज कर लेंगे एंड देन हम चैप्टर नंबर 2 आगे इस लेक्चर में मूव फॉरवर्ड करेंगे. चलिए, चैप्टर नंबर 1 हमने किया था इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग. इन लेक्चर नंबर 1 एंड लेक्चर नंबर 2 में हमने कंप्लीट किया था. अगर आपने नहीं देखा है तो वो वीडियोस चैनल पे अवेलेबल है, आप डिटेल वीडियो भी देख सकते हैं वो. अभी हम यहाँ पर फास्ट ट्रैक मैनर में इन सब चीजों को रिवाइज करेंगे क्योंकि आपके एग्जाम्स में जब तक आप मैक्सिमम टाइम रिवाइज नहीं करेंगे तब तक आपको अंडरस्टैंडिंग तो हो जाएगा लेकिन पेपर में याद नहीं रहता है, तो आपको मैक्सिमम टाइम हर चीज को रिवाइज करना पड़ेगा. ओके, तो लेट्स स्टार्ट. सो क्वेश्चन नंबर 1 इज द डेफिनेशन ऑफ सर्टेन टर्म कॉस्ट. कॉस्ट की डेफिनेशन क्या आती है आप मेरे पीछे पीछे रिपीट करेंगे सो आपको उससे और बेटर एडवांटेज मिलेगा. चलिए शुरू करते हैं. कॉस्ट. Cost refers to amount of money that the company spent on the creation and production of goods and services. Costing. Costing is defined as a technique and process of ascertaining cost. Cost accounting. Cost accounting क्या था? Cost accounting is a process of accounting for cost that begins with the reporting of income and expenditure and ends with the preparation of periodical statement and reports for ascertaining and controlling cost. Cost accountancy. Cost accountancy क्या था? Cost accountancy is the application of costing and cost accounting principles, methods and techniques टू द आर्ट साइंस एंड प्रैक्टिस. किस दो ऑब्जेक्टिव थे? कौन से थे दो ऑब्जेक्टिव? एक तो था कॉस्ट कंट्रोल और एक हमारा कौन सा ऑब्जेक्टिव था? असर्टेनमेंट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी. नेक्स्ट इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग. मैनेजमेंट अकाउंटिंग का डेफिनेशन क्या थी? मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट to create, protect, preserve and increase the value of the stakeholders. और बेसिकली ये डिसीजन मेकिंग लेने में हमें हेल्प करती है. ओके, कॉस्ट मैनेजमेंट. कॉस्ट मैनेजमेंट इज एप्लीकेशन ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, मेथड्स ऑफ कलेक्शन, एनालिसिस एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा. क्यों? ताकि हम प्लान कर सके, मॉनिटर कर सके और कंट्रोल कर सके अपनी कॉस्ट को. नाउ ऑब्जेक्टिव्स क्या कहते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग के? दो ऑब्जेक्टिव्स तो हमने यहीं पर पढ़ लिए कॉस्ट अकाउंटिंग के. द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज दैट इट हेल्प्स इन ascertaining cost and second one is it helps in controlling cost. तो फर्स्ट वन इज ascertaining cost ascertainment. Cost ascertainment क्या था? Cost ascertainment refers to the process of ascertaining cost of a product or service. और इस ascertain cost को हम कंपेयर करेंगे with the standard cost. और अगर कोई वेरिएंस मिला तो हम क्या करेंगे? फिक्स करेंगे रिस्पॉन्सिबिलिटी. कॉस्ट कैन बी असर्टेन. दो मेथड्स थे जिसके थ्रू हम कॉस्ट को असर्टेन कर सकते हैं. वन इज पोस्ट कॉस्टिंग एंड सेकंड वन इज कॉन्टिन्यूअस कॉस्टिंग. नेक्स्ट इज डिटर्मिनेशन ऑफ सेलिंग प्राइस एंड प्रॉफिटेबिलिटी. सेलिंग प्राइस डिटरमाइंड होता है दो चीजों के कारण. कौन सी दो चीजें हैं आप रिमेंबर करिए, याद करिए. सबसे पहली थी कॉस्ट एंड सेकंड वन इज द मार्केट कंडीशन से वो इन्फ्लुएंस होता है. ठीक है, ओके. नेक्स्ट इज क्योंकि C प्लस P इज इक्वल टू SP होता है तो उसके बेसिस पे हमें पता चलता है. नेक्स्ट इज कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन. कॉस्ट कंट्रोल और कॉस्ट रिडक्शन में डिफरेंस क्या था? कॉस्ट कंट्रोल में हम एक टारगेट को सेट करते हैं, उसे मेजर करते हैं अगेंस्ट द एक्चुअल परफॉर्मेंस और अगर हमें कोई डेविएशन मिलता है तो हम क्या लेते हैं? करेक्टिव एक्शन लेते हैं. नेक्स्ट इज कॉस्ट रिडक्शन. कॉस्ट रिडक्शन क्या था? कॉस्ट रिडक्शन इज अचीवमेंट ऑफ रियल एंड परमानेंट रिडक्शन इन द यूनिट कॉस्ट. हम बेसिकली रियल और परमानेंट रिडक्शन किसमें कर रहे हैं? यूनिट कॉस्ट में, विदाउट इंपेयरिंग द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विस. हम क्वालिटी पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे. नेक्स्ट इज डिसीजन मेकिंग. डिसीजन मेकिंग क्या था? डिसीजन मेकिंग एक प्रोसेस होता है जिसमें हम सिलेक्ट करते हैं वन कोर्स आउट ऑफ द मेनी अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन. क्लियर? इसके बाद नेक्स्ट डिफरेंस है कॉस्ट कंट्रोल कॉस्ट रिडक्शन. चलो मेरे को जल्दी से बताओ कौन सी चीज एम्फेसिस करती है पास्ट पे? कॉस्ट कंट्रोल. कौन सी एम्फेसिस करती है ऑन द फ्यूचर एंड प्रेजेंट? कॉस्ट रिडक्शन. ओके, कहां पर हमारा विच वन इज प्रिवेंटिव फंक्शन? कॉस्ट कंट्रोल. विच वन इज करेक्टिव फंक्शन? कॉस्ट रिडक्शन. ओके, किसका विजिबल एंड है? कॉस्ट कंट्रोल का. जिस जब हमारे टारगेट अचीव हो जाएंगे तब हमारा कॉस्ट कंट्रोल खत्म हो जाएगा, लेकिन किसका विजिबल एंड नहीं है? कॉस्ट रिडक्शन का, क्योंकि हमें परमानेंट रिडक्शन इन कॉस्ट तो चाहिए ही चाहिए. चलिए आगे चलते हैं. व्हाट इज स्कोप ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग? स्कोप क्या था कॉस्ट अकाउंटिंग का? सबसे पहले तो इसमें आपको डेफिनेशन लिखनी होगी कॉस्टिंग की. कॉस्टिंग की डेफिनेशन क्या थी? कॉस्टिंग ऊपर पढ़ी थी हमने. कॉस्टिंग इज डिफाइंड एज अ टेक्निक एंड प्रोसेस ऑफ असर्टेनिंग कॉस्ट. नेक्स्ट इज कॉस्ट अकाउंटिंग. कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होता है? कॉस्ट अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग फॉर कॉस्ट, जिसमें हम सबसे पहले रिकॉर्ड करते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड एंड्स विद द प्रिपरेशन ऑफ पीरियोडिकल स्टेटमेंट एंड रिपोर्ट फॉर असर्टेनिंग एंड कंट्रोलिंग कॉस्ट. नेक्स्ट इज कॉस्ट एनालिसिस. कॉस्ट एनालाइज करना मतलब हम फैक्टर्स देखते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द वेरिएंस. वेरिएंस किसके बीच में? स्टैंडर्ड कॉस्ट एंड द टारगेट कॉस्ट. ओके, मैं थोड़ा जल्दी बता रहा हूँ क्योंकि ये जस्ट हम रिवीजन कर रहे हैं, हम अंडरस्टैंडिंग कर चुके हैं इन द लेक्चर नंबर 1 एंड लेक्चर नंबर 2. ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज कॉस्ट कंपैरिजन. हम कंपेयर करते हैं आउट ऑफ द वेरियस अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन. कॉस्ट कंट्रोल में भी हेल्प इज वन ऑफ द स्कोप. नेक्स्ट इज कॉस्ट रिपोर्ट. कॉस्ट रिपोर्ट में हमने कौन सी रिपोर्ट देखी थी? यस, हम कॉस्ट रिपोर्ट क्यों बनाते हैं? फॉर द परफॉर्मेंस अप्रेजल. जैसे आपकी स्कूल्स में रिपोर्ट बनती है वैसे ही परफॉर्मेंस अप्रेजल के लिए बनाई जाती है. स्टैट्यूटरी कंप्लायंस याद करो. कॉस्ट ऑडिट एंड कंपनीज और कॉस्ट ऑडिट एंड ऑडिटर्स रूल्स 2014, उसमें स्टैट्यूटरी कंप्लायंस दे रखा है ना बनाने के लिए. नेक्स्ट, डिफरेंशिएट बिटवीन कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग. वेरी इंपॉर्टेंट.
सबसे पहले तो मेरे को बताओ विच वन इज ये कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड करता है केवल क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट को, और मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्वांटिटेटिव एज वेल एज क्वालिटेटिव दोनों ऑब्जेक्ट को रिकॉर्ड करता है। अच्छा, मेरे को कॉस्ट अकाउंटिंग ऑब्जेक्टिव बताओ। इसका ऑब्जेक्टिव है इज असर्टेनमेंट ऑफ कॉस्ट एंड सेकंड वन इज कॉस्ट कंट्रोल। ओके, ये बेसिकली इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू हम प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन कर सकते हैं। प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन कर पाएंगे तो हम डिसीजन ले पाएंगे। ओके, एरिया किसका, एरिया वाइडर है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का। किसके अंदर रूल्स है, इसके अंदर है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर कोई रूल्स नहीं है। ओके, रिकॉर्डिंग ऑफ डेटा, यहाँ पर पास्ट और प्रेजेंट दोनों डेटा को रिकॉर्ड करते हैं, यहाँ पर केवल हम फ्यूचर से रिलेटेड डेटा को रिकॉर्ड करते हैं। नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग। ओके, विच वन ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग बेसिकली इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है फॉर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के रिगार्डिंगली, एंड कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर हम क्या करते हैं, असर्टेनमेंट ऑफ कॉस्ट करते हैं। किस लिए करते हैं असर्टेनमेंट ऑफ कॉस्ट, ताकि हम कॉस्ट कंट्रोल कर सके और डिसीजन ले सके। ओके, रिकॉर्डिंग ऑफ डेटा, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम हिस्टोरिकल डेटा रिकॉर्ड करते थे ना, 11th-12th में हम हिस्टोरिकल डेटा के बेसिस पे आपकी कॉस्ट अकाउंटिंग चलती है, आपने पढ़ा भी होगा इन द क्लास 11th। ओके, और कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर हम रिकॉर्ड करते हैं हिस्टोरिकल एंड प्रीडिटरमाइंड कॉस्ट, दोनों को हम कंसीडर करते हैं। प्रीडिटरमाइंड कॉस्ट अब तो हम पढ़ भी चुके हैं। प्रीडिटरमाइंड कॉस्ट क्या थी, प्रीडिटरमाइंड कॉस्ट जो कॉस्ट हमने एडवांस में हो चुकी है वो कॉस्ट, और उसके बाद हम उस पर डिसीजन नहीं ले पाएंगे। मैंने प्रीडिटरमाइंड कॉस्ट का बताया भी था, संक कॉस्ट याद आया। नेक्स्ट इज यूजर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के यूजर्स कौन से शेयर होल्डर्स, क्रेडिटर्स, फाइनेंशियल एनालिस्ट एंड गवर्नमेंट। और कॉस्ट अकाउंटिंग के इज द इंटरनल मैनेजमेंट। टाइम पीरियड मेरे को बताओ, फाइनेंशियल अकाउंटिंग पूरे साल के लिए बनाई जाती है, कॉस्ट अकाउंटिंग जब मर्जी आए तब बना लो। प्रेजेंटेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन किसमें सेट फॉर्मेट है, बिल्कुल फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर। जैसे जर्नल का फॉर्मेट याद करो, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट रुपीज, क्रेडिट रुपीज, जबकि कॉस्ट अकाउंटिंग में देयर इज नो सच स्पेसिफिक फॉर्मेट एट ऑल। ओके, नाउ व्हाट आर द रोल्स एंड फंक्शंस ऑफ सीएमए। सीएमए के क्या क्या रोल्स और फंक्शन है। रोल्स की अगर बात करें तो रोल्स आर आईपीसी। आई इज फॉर इंफॉर्मेशन, यस ये प्रोवाइड करता है रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन ताकि हम डिसीजन ले सकें। पी इज फॉर प्लानिंग, मेजरमेंट एंड कोऑर्डिनेशन, एंड सी इज फॉर कॉस्ट एलोकेशन। ओके, फंक्शन मेरे को जल्दी से बताओ क्या क्या थे। कलेक्शन, असाइनिंग, नेक्स्ट वन इज बजट्स बनाने में हेल्प करता है, और साथ ही साथ हम डिसीजन ले पाएंगे। इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं डिसीजन मेकिंग लेने के लिए। ओके, यूजर्स में जस्ट आपको क्या लर्न करना था, नेम ओनली। यू हैव टू लर्न द नेम ओनली। फर्स्ट वन इज इंटरनल यूजर्स। इंटरनल यूजर्स कौन से हैं, मैनेजर्स, ऑपरेशनल लेवल स्टाफ्स एंड एम्प्लॉयज। और एक्सटर्नल यूजर्स कौन है, रेगुलेटरी अथॉरिटीज, ऑडिटर्स, शेयर होल्डर्स, क्रेडिटर्स एंड लेंडर्स। ओके, नाउ व्हाट आर द एसेंशियल्स ऑफ गुड कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम। क्या क्या एसेंशियल्स हैं, सबसे पहला इंफॉर्मेटिव एंड सिंपल है, सेकंड accurate and authentic, third one is uniform and consistency, next is integrated and inclusive, next one is flexible and adaptive, and last is trust on the system। आपका सिस्टम कैसा होना चाहिए, सीएट होना चाहिए। यस, आपको सिस्टम पे ट्रस्ट होना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास फैक्टर्स बताओ मेरे को, क्या क्या आपको फैक्टर्स कंसीडर करने पड़ते हैं बिफोर इंस्टॉलिंग अ कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम। सबसे पहले तो आपको ऑब्जेक्टिव देखना है। ऑब्जेक्टिव क्या था, एक तो दो ऑब्जेक्टिव थे, वन इज प्राइस फिक्सेशन, या फिर आपको एक तो प्राइस फिक्सेशन या फिर आपको चेंज करना है प्राइस, मतलब इनिशिएट करना है सिस्टम ऑफ कॉस्ट कंट्रोल। ठीक है, नेक्स्ट इज नेचर ऑफ इंडस्ट्री देखना है आपको कि किस तरह का नेचर है। नेक्स्ट आपको ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हायरार्की देखनी है, मतलब टॉप मैनेजमेंट, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एंड ऑपरेशनल लेवल मैनेजमेंट, तीनों लेवल ऑफ मैनेजमेंट आपको कंसीडर करनी है। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज आपको प्रोडक्ट को जानना है और उसके प्रोडक्शन प्रोसेस को जानना है। इन्फॉर्मेशन सिंक्रोनाइजेशन एंड इन्फॉर्मेशन एट्रीब्यूट्स में क्या डिफरेंस था। इन्फॉर्मेशन सिंक्रोनाइजेशन अगर आपको याद है तो यहाँ पर हमें वो इन्फॉर्मेशन देखते हैं जो बड़े सारे डिपार्टमेंट्स को जरूरत होती है, वो सारी इन्फॉर्मेशन को हमको देखते हैं। जबकि इन्फॉर्मेशन एट्रीब्यूट्स में इन्फॉर्मेशन हमारी जो कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम के थ्रू जो इन्फॉर्मेशन जनरेट हुई है वो कैसी होनी चाहिए, सीएट होनी चाहिए। मतलब एक तो कॉन्फिडेंशियलिटी होनी चाहिए, उसके अंदर इंटीग्रिटी होनी चाहिए, अवेलेबिलिटी होनी चाहिए और टाइमलीनेस होनी चाहिए। फिर हम मेथड देखते हैं फॉर मेंटेनेंस। दो तरह के मेथड्स थे, याद करो, इंटीग्रेटेड एंड नॉन इंटीग्रेटेड। अच्छा, इंटीग्रेटेड सिस्टम क्या था, इंटीग्रेटेड के अंदर हम दो तरह के सिस्टम बनाते हैं, एक था कॉस्ट अकाउंटिंग और एक होता है हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जिसके अंदर हम दोनों साथ में मिलकर बनाए वो हमारा इंटीग्रेटेड सिस्टम। और जब अलग अलग बनाते हैं तो वो नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम है। और यहीं से हमारी लिमिटेशन भी आ जाती थी कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम की, अगर आपको याद हो तो। क्या थी लिमिटेशन, हमने लिमिटेशन पढ़ी थी, कौन सी लिमिटेशन थी, डुप्लीकेसी ऑफ वर्क। यस, देयर विल बी अ डुप्लीकेसी ऑफ वर्क, बिल्कुल। नेक्स्ट इज स्टैट्यूटरी कंप्लायंस, बिल्कुल आपको स्टैट्यूटरी कंप्लायंस करना होता है, याद करो कंपनीज कॉस्ट ऑडिट एंड ऑडिटर्स रूल्स 2014, क्लियर। नेक्स्ट इज व्हाट इज इंपैक्ट ऑफ आईटी। आईटी का मेरे को इंपैक्ट बताइए। सबसे पहले तो इसने इंटीग्रेशन कर दिया, बिल्कुल आज बहुत सारी फंक्शनल एक्टिविटीज इकट्ठे हो गई है। नेक्स्ट इज हम पेपरलेस एनवायरनमेंट की तरफ मूव कर रहे हैं। याद करो हमने बड़े सारे डॉक्यूमेंट देखे थे मटेरियल कॉस्टिंग के अंदर, लाइक बिल ऑफ मटेरियल देखा था, मटेरियल रिक्विजिशन देखा था, जीआरएन देखा था। अब ये सारे के सारे जो बिल्स होते हैं ना, ये सिस्टम के अंदर ही खुद मेड हो जाते हैं। तो हम पेपरलेस एनवायरनमेंट के थ्रू मूव कर रहे हैं, इनकी स्कैन कॉपी होती है रेदर देन फिजिकल कॉपी। नेक्स्ट इज इसके थ्रू हम रिसोर्स प्रोक्योरमेंट किया है इसने, बिल्कुल। और इसने हम कॉस्ट को असर्टेन कर सकते हैं, बिल्कुल टाइमली मैनर में हम असर्टेन कर सकते हैं। यूनिफॉर्मिटी लाया है, रियल टाइम बेसिस पे हम सारी चीजों को देख सकते हैं। और बहुत नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज को इसने खत्म किया है, जो बेफालतू की एक्टिविटीज है उनको इसने खत्म किया है। ओके, नेक्स्ट मेरे को बताओ कॉस्ट ऑब्जेक्ट क्या है। कॉस्ट ऑब्जेक्ट
याद करो कार का एग्जांपल लिया था यहाँ पर, कार इज कॉस्ट ऑब्जेक्ट। यस, तो कॉस्ट ऑब्जेक्ट जिसके लिए सेपरेट मेजरमेंट ऑफ कॉस्ट हम कर रहे हैं, बेसिकली वो कुछ भी प्रोडक्ट हो सकता है, सर्विस हो सकता है, प्रोजेक्ट हो सकता है, एक्टिविटी हो सकता है, प्रोसेस हो सकता है, डिपार्टमेंट, एनीथिंग कैन बी अ कॉस्ट ऑब्जेक्ट। ओके, नेक्स्ट इज कॉस्ट यूनिट। कॉस्ट यूनिट याद करो 15 किलोमीटर, तो 15 इज द कॉस्ट ड्राइवर एंड किलोमीटर इज द कॉस्ट यूनिट। कॉस्ट यूनिट क्या है? कॉस्ट यूनिट इज अ यूनिट ऑफ कॉस्ट ऑब्जेक्ट, मतलब इट इज अ यूनिट ऑफ प्रोडक्ट, सर्विस और टाइम। और बेसिकली कॉम्बिनेशन में भी हो सकते हैं। कॉम्बिनेशन का एग्जांपल मैंने दिया था, जैसे ट्रांसपोर्ट की अगर कॉस्ट यूनिट की बात करें तो दैट इज पैसेंजर किलोमीटर, तो पैसेंजर प्लस किलोमीटर। ठीक है, इसके बाद जैसे कॉस्ट पर टन, कॉस्ट पर किलोमीटर, कॉस्ट पर मशीन आवर, यूनिट ऑफ फिजिकल मेजरमेंट होती है बेसिकली ये। ओके, नाउ यहाँ पर कुछ हमें इंडस्ट्री के एग्जांपल दे रखे हैं जिसके थ्रू हम समझ सकते हैं। ट्रांसपोर्ट की बात करूँ तो ट्रांसपोर्ट की कॉस्ट यूनिट मेरे को बताइए, पैसेंजर किलोमीटर, ब्यूरिंग की बैरल, कॉल माइनिंग की टन, इंजीनियरिंग की कॉन्ट्रैक्ट और जॉब, ब्रिक मेकिंग की 1000 ब्रिक्स, गैस की क्यूबिक फीट, पावर की किलोवाट आवर्स, होटल की रूम डेज, हॉस्पिटल की पेशेंट डेज, स्टील का टन, ऑयल का बैरल, ओके या फिर लीटर कह लो, ऑटोमोबाइल नंबर, सीमेंट टन, केमिकल्स लीटर गैलन और किलोग्राम, क्रेडिट कंट्रोल बोलो, अकाउंट्स मेंटेन्ड, सेलिंग का क्या था हमारी कॉस्ट यूनिट, कस्टमर कॉल या वैल्यू ऑफ ऑर्डर्स टेकन। ओके, मटेरियल स्टोरेज की क्या थी, रिक्विजिशन रिसीव्ड, एंड पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन का क्या था, पर्सनल रिकॉर्ड। ओके, नाउ व्हाट इज कॉस्ट ड्राइवर? कॉस्ट ड्राइवर क्या था? कॉस्ट ड्राइवर इज दैट व्हिच अफेक्ट द लेवल ऑफ कॉस्ट, जो फैक्टर या वेरिएबल जो लेवल ऑफ कॉस्ट को अफेक्ट करता है। ठीक है, इसके कॉस्ट ड्राइवर के एग्जांपल मेरे को बताओ, जैसे नंबर ऑफ सेटअप आवर्स फॉर अ सेटअप एक्टिविटी, नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर्स किसी भी परचेज डिपार्टमेंट के लिए, नंबर ऑफ इंस्पेक्शन आवर किसी भी इंस्पेक्शन एक्टिविटी के लिए, या वो 15 किलोमीटर का जो 15 है, दैट वन इज द कॉस्ट ड्राइवर। ओके, नाउ व्हाट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर? इसका तो बिल्कुल नाम ही सजेस्ट करता है, वो सेंटर जिनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। आप मेरे को बताओ, रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी तो अथॉरिटी भी मिलेगी, बिल्कुल। तो डिपार्टमेंट या फंक्शन विद स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी, उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर कहते हैं। 4 तरह के रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर थे, कॉस्ट सेंटर, रेवेन्यू सेंटर, प्रॉफिट सेंटर एंड इन्वेस्टमेंट सेंटर। हाँ जी, कॉस्ट सेंटर बताइए। कॉस्ट सेंटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रेंस ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट करने के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है और कॉस्ट इसके कंट्रोल के अंदर होती है। कॉस्ट को हम कंपेयर करेंगे अगेंस्ट द प्रीडिटरमाइंड बजट्स एंड स्टैंडर्ड। अच्छा, कॉस्ट सेंटर 2 तरह का था, कौन से 2 तरह का था? एक था स्टैंडर्ड कॉस्ट सेंटर और एक हमारा था डिस्क्रिशनरी कॉस्ट सेंटर। ओके, स्टैंडर्ड कॉस्ट सेंटर के अंदर हमारी इनपुट आउटपुट रेशियो बिल्कुल क्या थी, इनपुट आउटपुट रेशियो हमारी स्पेसिफाइड थी, बिल्कुल स्पेसिफाइड थी। यहाँ डिस्क्रिशनरी कॉस्ट सेंटर में इनपुट आउटपुट रेशियो इज नॉट स्पेसिफाइड। यहाँ पर क्या आउटपुट को हम मेजर कर सकते थे फाइनेंशियल टर्म्स में? नहीं, डिस्क्रिशनरी कॉस्ट सेंटर में हम फाइनेंशियल टर्म्स में मेजर नहीं कर सकते थे, जैसे R&D, एडवर्टाइजमेंट। नेक्स्ट, रेवेन्यू सेंटर। रेवेन्यू सेंटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर जनरेशन ऑफ रेवेन्यू, जैसे सेल्स डिपार्टमेंट। नेक्स्ट इज प्रॉफिट सेंटर। प्रॉफिट सेंटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दोनों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, रेवेन्यू जनरेट करने के लिए भी और इंक्रीज ऑफ एक्सपेंडिचर के लिए। अच्छा, रेवेन्यू सेंटर क्या कोई खर्चा कर सकता है? बिल्कुल ऐसे खर्चा कर सकते हैं जैसे सेल्स कमीशन हो गया, ये इस तरह का खर्चा कर सकता है। ओके, प्रॉफिट सेंटर का एग्जांपल बोलो, डिसेंट्रलाइज्ड ब्रांचेस। ओके, इन्वेस्टमेंट सेंटर। इन्वेस्टमेंट सेंटर रिस्पॉन्सिबल होता है जो आपने पैसा प्रॉफिट कमाया, अब उसको इन्वेस्ट करना होगा, और इसकी परफॉर्मेंस किसे हम मेजर करते हैं? जैसे हमने बताया था, कॉस्ट सेंटर की जो परफॉर्मेंस होती है वो हम स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंगली, प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंगली मेजर कर लेते हैं। इन्वेस्टमेंट सेंटर की जो परफॉर्मेंस होती है वो हम ROI के बेसिस पे, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे मेजर करते हैं, जैसे महारत्न, नवरत्न, मिनी रत्न PSUs। ओके, नाउ व्हाट इज द लिमिटेशन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम? तो लिमिटेशन का क्या है हमारी? फर्स्ट वन इज इट इज एक्सपेंसिव, बिल्कुल खर्चा होगा, खर्चा एक्सपेंसिव क्या है कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम? भाई आपको कॉस्ट अकाउंटेंट हायर करना पड़ेगा, कॉस्ट अकाउंटेंट हायर करना होगा तो एडिशनल मैन पावर लगेगा, एडिशनल मैन पावर सिंपली मींस एडिशनल मनी। नेक्स्ट इज रिक्वायरमेंट ऑफ रिकंसिलेशन। मैंने बताया था नॉन इंटीग्रेटेड अगर आप सिस्टम फॉलो कर रहे हैं तो आपके कॉस्ट अकाउंटिंग अलग, फाइनेंशियल अकाउंट्स अलग, तो यहाँ पर आपको रिकंसिलेशन करना पड़ेगा, दोनों को मैच करना पड़ेगा कि कोई डिफरेंस तो नहीं है। और डुप्लीकेशन ऑफ वर्क, बिल्कुल 2 सेट्स ऑफ बुक आप अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हो तो बिल्कुल डुप्लीकेशन होगा काम का यहाँ पर। एंड इनएफिशिएंसी। इनएफिशिएंसी क्या था? इधर एक लाइन थी, कॉस्ट अकाउंटिंग इटसेल्फ कंट्रोल नहीं करता कॉस्ट को, लेकिन इसकी यूसेज ही करेगी कॉस्ट को कंट्रोल। ओके, नाउ द कॉस्ट क्लासिफिकेशन। ओके, कॉस्ट क्लासिफिकेशन बहुत सारे एलिमेंट्स के बेसिस पे थी। यहाँ पर हमने इंस्टीट्यूट के मटेरियल से मैंने आपको एक टेबल दिखाई थी। मैं नाउ ये देखिए, ये एक टेबल है फॉर रिगार्डिंग द क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट, इवन वी हैव सीन दिस टेबल। सो ये देखो, नेचर और एलिमेंट के बेसिस पे मेरे को बताओ कॉस्ट कितने तरह के होते हैं? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड ओवरहेड। ये तो था एलिमेंट और नेचर के बेसिस पे। फंक्शन के बेसिस पे बताइए किस किस तरह की थी? डायरेक्ट कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस और फिर ओवरहेड्स। ओवरहेड्स को भी हमने बहुत कैटेगरी में बांटा था ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। कौन से फंक्शन थे? प्रोडक्शन ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट। वेरिएबिलिटी के बेसिस पे मेरे को बताइए फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट एंड सेमी वेरिएबल कॉस्ट। कंट्रोलेबिलिटी के बेसिस पे कंट्रोलेबल कॉस्ट, अनकंट्रोलेबल कॉस्ट। नॉर्मेलिटी के बेसिस पे नॉर्मल कॉस्ट, एबनॉर्मल कॉस्ट। और डिसीजन मेकिंग के बेसिस पे भी हमने बहुत तरह की कॉस्ट देखी थी।
ये रही बहुत तरह की जो हमने कॉस्ट देखी थी। अब इन सबको एक बार मैं डिटेल में बता देता हूँ। ये जस्ट आप टेबल है ये रिगार्डिंग द कॉस्ट क्लासिफिकेशन जो हमने बहुत सारी कंसीडर की थी, देख सकते हैं आप। सबसे पहले तो नेचर और एलिमेंट के बेसिस पे हमने देखा था डायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट मटेरियल, अब सबसे पहले मेरे को बताओ मैं डायरेक्ट कब कहूंगा किसी कॉस्ट को, जब मेरी वो कॉस्ट इकोनॉमिकली आइडेंटिफाइबल होगी, जब आप उसे इजीली आइडेंटिफाई कर सकोगे तब आप उस कॉस्ट को डायरेक्ट कंसीडर करते हो। ठीक है, तो डायरेक्ट मटेरियल, मटेरियल जो फिनिश दो बेसिस पे मैं डायरेक्ट मटेरियल कहूंगा। एक तो वो फिनिश प्रोडक्ट के अंदर होगा, सेकंड वन इज वो इकोनॉमिकली आइडेंटिफाई होगा। जैसे कपड़ा, शर्ट बनाने के लिए, क्लॉथ इन मेकिंग शर्ट इज अ डायरेक्ट मटेरियल। ओके, डायरेक्ट एम्प्लॉय की अगर बात करूं तो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, लेबर जो इकोनॉमिकली आइडेंटिफाइड है वो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है, जैसे एम्प्लॉय जो एक्चुअल प्रोडक्शन के अंदर एंगेज होते हैं। नेक्स्ट इज डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो सारे खर्चे अदर देन डायरेक्ट मटेरियल एंड डायरेक्ट लेबर, जो सारे खर्चे अदर देन डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर जो हमारे इकोनॉमिकली आइडेंटिफाई हैं, वो सारे के सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे हायर चार्जेस। ठीक है, इसके बाद इनडायरेक्ट मटेरियल। इनडायरेक्ट मटेरियल वो मटेरियल जो हमारा फिनिश प्रोडक्ट का पार्ट नहीं होता या जो इकोनॉमिकली आइडेंटिफाई नहीं होता, जैसे वो स्टोर्स जहां पर हमने अपनी मशीनरी या फिर बिल्डिंग्स को रखा हुआ है। इसके बाद इनडायरेक्ट लेबर। इनडायरेक्ट लेबर क्या है? इनडायरेक्ट लेबर वो लेबर जिसको हम एलोकेट नहीं कर सकते, बेसिकली वो लेबर जो इकोनॉमिकल आइडेंटिफाई नहीं है। जैसे वो याद करो, वो ट्रक ड्राइवर जो हमारा सामान लेके आया था, या फिर फोरमैन एंड सुपरवाइजर की सैलरी भी हमारा इनडायरेक्ट लेबर का पार्ट है। नेक्स्ट इज इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। वो सारे खर्चे अदर देन डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे फैक्ट्री का रेंट हो गया और रेट्स हो गए। नेक्स्ट इज ओवरहेड। ओवरहेड क्या होता है? अच्छा मेरे को बताओ, इनडायरेक्ट मटेरियल प्लस इनडायरेक्ट लेबर प्लस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को मिला के हमारा क्या बन जाता है? ओवरहेड। और अगर मैं डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस को ऐड करूं तो मेरा क्या बन जाएगा? तो मेरा बन जाएगा, क्या बनेगा? प्राइम कॉस्ट बनेगी, बिल्कुल प्राइम कॉस्ट। और ओवरहेड्स को ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन में सब डिवाइड कर सकता हूँ तीन पार्ट्स में। कौन से थे? एक तो था प्रोडक्शन ओवरहेड्स, एक था हमारा एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स, एडमिनिस्ट्रेशन मतलब ऑफिस के खर्चे, और लास्ट था हमारा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। ठीक है, तो मैं इसे सब डिवाइड भी कर सकता हूँ। ओके, कॉस्ट क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन मेरे को बताओ। एक तो यही हो गए सारे, प्रोडक्शन ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट, और डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस। नाउ कॉस्ट क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबिलिटी और बिहेवियर के बेसिस पे अगर हम कॉस्ट को देखें तो फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है? वो कॉस्ट जो हमारी अनअफेक्टेड होती है बाय द फ्लक्चुएशन इन द लेवल ऑफ एक्टिविटी, मतलब आउटपुट बढ़े घटे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कॉस्ट में। जैसे रेंट, इट डज नॉट इंक्रीज और डिक्रीज ड्यू टू चेंजेस इन आउटपुट। आउटपुट के चेंज होने से इस कॉस्ट में कोई फर्क नहीं आता। वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट जो वेरी करती है, मतलब चेंज होती है। वेरिएबल का मतलब ही वेरी करना, वेरी मतलब चेंज करना, तो ये चेंज करती है विद द आउटपुट। जैसे डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस। सेमी वेरिएबल कॉस्ट, सेमी वेरिएबल कॉस्ट के अंदर फिक्स्ड और वेरिएबल कंपोनेंट दोनों आते हैं, इसलिए अफेक्टेड सेमी अफेक्टेड होती है। इसके स्टेप्स क्या क्या थे हमारे पास? वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट सबसे पहले तो हम निकालेंगे चेंज इन टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन यूनिट्स। फिर इसके बाद टोटल फिक्स कॉस्ट निकालेंगे, टोटल कॉस्ट माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ओके, नाउ वेरियस मेथड्स कौन से थे सेग्रीगेट करने के लिए सेमी वेरिएबल कॉस्ट इनटू फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट? 5 मेथड्स थे। फर्स्ट वन इज ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड में हम क्या करते थे? एक्स एक्सिस पे तो हम क्या लिखते थे? एक्स एक्सिस पे हम टोटल आउटपुट लिख देते थे, और वाई एक्सिस पे हम कॉस्ट को लिख देते थे। फिर हम लाइन ऑफ बेस्ट फिट निकालते थे, और जब ये वाई एक्सिस को जिस पॉइंट से कट करती थी वो हमारी फिक्स कॉस्ट होती थी, और बाकी हमारा वेरिएबल कॉस्ट उसकी मदद से निकल जाएगा। नेक्स्ट इज हाई पॉइंट एंड लो पॉइंट मेथड। यहाँ पर वेरिएबल कॉस्ट रेशियो हम निकालते थे चेंज इन कॉस्ट बाय चेंज इन सेल्स करके। एनालिटिकल मेथड, एनालिटिकल मेथड में हमारे पास जो एक्सपीरियंस कॉस्ट अकाउंटेंट थे वो जज कर लेते थे इतना परसेंटेज हमारा वेरिएबल कॉस्ट है, इतना परसेंटेज हमारा फिक्स कॉस्ट है। नेक्स्ट इज कंपैरिजन बाय पीरियड और लेवल ऑफ एक्टिविटी मेथड, जो अभी हमने ऊपर वाला पढ़ा था ना, ये सारा ये वाला वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकालने के लिए चेंज इन कॉस्ट बाय चेंज इन यूनिट्स, दैट वन इज your change in cost by period or level or activity method. Now the next is least square method. Least square method के अंदर एक statistical method है। यहाँ पर फॉर्मूला क्या था? y is equal to mx plus c. y is total cost, m is variable cost per unit, c is total fixed cost and x is वॉल्यूम ऑफ आउटपुट। अच्छा, जो इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस थे ना, ये वाले जो अभी हमने मेथड्स पढ़े, इसके कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस थे, ये मैंने लेक्चर नंबर 2 में कवर किए थे, आप वहां पर जाके देख सकते हैं। मैं एक बार रिपीट नहीं करूंगा दोबारा से जो भी हमने क्वेश्चंस इसके सॉल्व किए थे। ठीक है, फिर कॉस्ट क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोलेबिलिटी। कंट्रोलेबिलिटी के बेसिस पे कौन से थे? कंट्रोलेबल कॉस्ट था। नेक्स्ट इज अनकंट्रोलेबल कॉस्ट। कंट्रोलेबल कॉस्ट जो कंट्रोल कर सकता है बाय द इन्वेस्टमेंट सेंटर, जैसे कॉस्ट, प्रॉफिट और इन्वेस्टमेंट सेंटर। अब आप कहोगे रेवेन्यू सेंटर का नाम क्यों नहीं है? क्योंकि रेवेन्यू सेंटर के पास कॉस्ट कंट्रोल करने का अधिकार ही नहीं है, वो खर्चे ही नहीं कर सकता। हाँ, एक्सेप्ट फ्यू एक्सपेंडिचर कर सकता है जैसे कमीशन एक्सपेंसेस, लेकिन वो मैक्सिमम कॉस्ट इनकर नहीं कर सकता। ठीक है,
अचानक कंट्रोलेबल कॉस्ट जो इन्फ्लुएंस नहीं होगा बाय द एक्शन ऑफ द स्पेसिफाइड नंबर ऑफ अंडरटेकिंग, मतलब ये कंट्रोल नहीं कर सकते बेसिकली, ये सेंटर्स कंट्रोल नहीं कर सकते जिन खर्चों को, जैसे टूल रूम के खर्चे। अब स्टोर स्पेयर्स का तो खर्चा ही होगा, हथौड़े वगैरह का तो इस्तेमाल होगा ही अगर आप यूज कर रहे हो तो। नेक्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी के बेसिस पे मेरे को बताइए नॉर्मल कॉस्ट है। नेक्स्ट वन इज एबनॉर्मल कॉस्ट। नॉर्मल कॉस्ट जो नॉर्मली इंकर होती है, याद करो वो सूरज को जो नॉर्मल मतलब इवेपोरेशन तो होगा ही होगा, वो पानी का इवेपोरेशन तो होगा ही होगा, उसके कारण कुछ ना कुछ तो आपका आउटपुट का नुकसान होगा ही होगा। दैट वन इज नॉर्मल कॉस्ट, जो नॉर्मल कंडीशंस में जरूर वो कॉस्ट इंकर हुई है। और एबनॉर्मल कॉस्ट विच इज एक्सेस ऑफ नॉर्मल कॉस्ट, मतलब नॉर्मल कॉस्ट के अलावा जो कॉस्ट इंकर हुई है, दैट इज एबनॉर्मल कॉस्ट। नाउ कॉस्ट क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग। अगर मैं मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग के बेसिस पे कॉस्ट की बात करूं तो सबसे पहले है प्री डिटरमाइंड कॉस्ट। प्री डिटरमाइंड कॉस्ट क्या थी, जो एडवांस में कंप्यूट हो गई थी। इट इज द कॉस्ट विच इज कंप्यूटेड इन एडवांस। ओके, स्टैंडर्ड कॉस्ट। स्टैंडर्ड कॉस्ट मेरे को बताओ, मैनेजमेंट के एक्सपेक्टेड स्टैंडर्ड से जो हमने कॉस्ट निकाली है, दैट वन इज स्टैंडर्ड कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल का मतलब क्या होता है, चेंज। तो ये जो कॉस्ट हमारी हुई है ड्यू टू चेंज इन आउटपुट। एस्टिमेटेड कॉस्ट, एस्टिमेटेड मतलब एक्सपेक्टेड कॉस्ट। ओके, नेक्स्ट इज डिफरेंशियल कॉस्ट। डिफरेंशियल कॉस्ट जो चेंज हुआ है कॉस्ट में ड्यू टू चेंज इन एक्टिविटी लेवल, टेक्नोलॉजी, प्रोसेस और मेथड ऑफ प्रोडक्शन। इंप्यूटेड कॉस्ट, इंप्यूटेड कॉस्ट का मतलब क्या था, इंप्यूटेड कॉस्ट को नोशनल कॉस्ट भी कहते हैं, जिसके अंदर कोई कैश आउटले नहीं होता है, नो कैश आउटले इज देयर, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज कैपिटलाइज्ड कॉस्ट। कैपिटलाइज्ड कॉस्ट क्या होती है, जिसको इनिशियली तो हमने ऐसे ट्रीट किया, लेकिन बाद में हम उसे एक्सपेंस कर लेते हैं, ट्रीट कर लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ डेप्रिसिएशन। ओके, प्रोडक्ट कॉस्ट। प्रोडक्ट कॉस्ट याद करो, वो हम मटेरियल लेके आए थे, दो मटेरियल का स्टार्टिंग में इंस्टॉलेशन का खर्चा, बाकी जो भी आपकी मशीनरी का इंस्टॉलेशन का खर्चा होता है, डिलीवरी चार्जेस होते हैं, वो सारे के सारे हमारे जनरल एंट्री आप क्या पास करते हो, मशीनरी टू कैश, तो आप वो मशीनरी के अंदर खर्चों में ही ऐड कर देते हो। तो वो कॉस्ट जो एसोसिएट होते हैं रिगार्डिंग परचेज एंड सेल्स ऑफ मशीनरी, बेसिकली कॉस्ट है रिगार्डिंग एक्विजिशन एंड कन्वर्जन ऑफ मटेरियल से रिलेटेड ये कॉस्ट होती है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द वैल्यू ऑफ द सेक्रीफाइस मेड, जो आपने किया है। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट। आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट जिसमें कोई कैश आउटले इन्वॉल्व होगा, बिल्कुल, क्योंकि आउट ऑफ द पॉकेट आप अपनी पॉकेट से निकाल के वो पैसा दे रहे हो। नेक्स्ट इज शटडाउन कॉस्ट। शटडाउन कॉस्ट जो आपने अपना बिजनेस टेम्परेरीली बंद किया है तब भी वो कॉस्ट इंकर हो रही है। अब ये इस तरह की कॉस्ट इज द फिक्स्ड कॉस्ट बेसिकली, जैसे रेंट और डेप्रिसिएशन का खर्चा। वेरिएबल कॉस्ट तो इंकर होगी नहीं शटडाउन कॉस्ट के समय। नेक्स्ट इज संक कॉस्ट। संक कॉस्ट इज द हिस्टोरिकल कॉस्ट जो पीछे पास्ट में इंकर हो चुकी है, और इस क्या ये डिसीजन मेकिंग में कोई रोल प्ले करेगी, बिल्कुल नहीं प्ले करेगी। नेक्स्ट इज एब्सोल्यूट कॉस्ट। एब्सोल्यूट कॉस्ट इज कॉस्ट इन टोटो, इन टोटलिटी। यस, दिस इज अ कॉस्ट इन टोटलिटी। नेक्स्ट इज डिस्क्रिशनरी कॉस्ट सेंटर। डिस्क्रिशनरी कॉस्ट सेंटर क्या होती है, वो कॉस्ट जहां पर डिस्क्रिशनरी कॉस्ट, जहां पर इनपुट आउटपुट रेशियो आइडेंटिफाई नहीं होती। याद करो कॉस्ट सेंटर दो तरह का था, स्टैंडर्ड कॉस्ट सेंटर, डिस्क्रिशनरी कॉस्ट सेंटर। उधर से डिस्क्रिशनरी कॉस्ट है जिसका हम आउटपुट मेजर नहीं कर सकते इन द फाइनेंशियल टर्म, जैसे एडवर्टाइजमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ओके, नेक्स्ट इज पीरियड कॉस्ट। पीरियड कॉस्ट में मैंने बताया था सारी नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट हमारी पीरियड कॉस्ट होती है। नेक्स्ट इज इंजीनियर कॉस्ट, जिसमें क्लियर कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होता है between input and output. Next is explicit cost and implicit cost. अच्छा, which one is accounting cost, explicit cost? Which one is economic cost, implicit cost? Explicit cost में is the out of pocket cost, मतलब यहाँ कैश आउटले हो रहा है, यहाँ पर कोई कैश आउटले नहीं होता है। क्या कौन सी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड होती है, एक्सप्लिसिट। कौन सी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं होती, इम्प्लिसिट। ओके, नाउ डिफरेंट मेथड्स क्या कहते हैं कॉस्टिंग के, जो आपके चैप्टर्स के नाम भी है इवन। तो डिफरेंट मेथड्स में सबसे पहले हमारे पास है जॉब कॉस्टिंग। जॉब कॉस्टिंग में कॉस्ट ऑफ ईच जॉब इज असर्टेन सेपरेटली, हम हर जॉब की कॉस्ट को अलग अलग करके निकालते हैं, और ये कस्टमर ऑर्डर के बेसिस पे होते हैं मेनली। जैसे हमने बताया था फर्नीचर बनाना, या फिर अगर आपका इंटीरियर डेकोरेशन का जो खर्चा होता है, ये सारे के सारे जॉब कॉस्टिंग के अंदर आते हैं। प्रिंटिंग प्रेस, मोटर वर्कशॉप, ये सब कुछ इसका पार्ट है। क्लियर। नेक्स्ट इज बैच कॉस्टिंग। बैच कॉस्टिंग, एक बैच जो है वो स्मॉल नंबर ऑफ कस्टमर ऑर्डर, जैसे हमने टॉयज का एग्जाम्पल लिया था यहाँ पर। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में हर कॉन्ट्रैक्ट की जॉब को असर्टेन करते हैं सेपरेटली, जैसे कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, ब्रिजेस, बिल्डिंग्स। सिंपल और आउटपुट कॉस्टिंग, यहाँ पर कॉस्ट ऑफ सिंगल प्रोडक्ट इज असर्टेन, एक सिंगल प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालते हैं। प्रोसेस कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग के अंदर हमारा क्या होता है, हर प्रोसेस की कॉस्ट निकालते हैं, जैसे कॉस्ट ऑफ मेकिंग पल्प एंड कॉस्ट ऑफ मेकिंग पेपर फ्रॉम पल्प, दोनों को अलग अलग करके निकालेंगे, हर प्रोसेस की कॉस्ट निकालते हैं। ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, ऑपरेटिंग का दूसरा नाम क्या था, सर्विस कॉस्टिंग। तो यहाँ पर इट इज अ कॉस्ट ऑफ रेंडरिंग सर्विसेज। मल्टीपल कॉस्टिंग, मल्टीपल कॉस्टिंग के अंदर कॉम्बिनेशन होता है ऊपर के दो या दो से ज्यादा मेथड्स का, जैसे बाइसाइकिल्स का इधर एग्जांपल लिया था हमने। बाइसाइकिल्स के अंदर हमारा जॉब कॉस्टिंग और बैच कॉस्टिंग भी लगता है, प्लस हमारा सिंगल कॉस्टिंग भी इन्वॉल्व होता है। ओके, यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स हैं, स्पीडली हम सारे के सारे कर लेते हैं। हाँ जी, ट्रांसपोर्ट, जल्दी से मेरे को मेथड्स बताते जाओ। ट्रांसपोर्ट का सर्विस है, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, पावर, होटल, हॉस्पिटल, दीज ऑल आर द एग्जांपल ऑफ ऑपरेटिंग कॉस्टिंग मेथड। ओके, स्टील, स्टील दोनों तरीके से हो सकता है, प्रोसेस कॉस्टिंग भी हो सकता है, सिंगल कॉस्टिंग भी हो सकता है। कॉल, सिंगल कॉस्टिंग। बाइसाइकिल,
multiple costing, bridge construction, contract costing, interior decoration, job costing, advertisement, job costing, furniture, job costing, brick work, single costing, oil refinery mill, process costing. Next is sugar company, process costing, toy making, batch costing, cement, single costing, radio sampling, multiple costing, shipbuilding, contract costing. ओके, डिफरेंट टेक्निक्स बताइए मेरे को कॉस्टिंग की। सबसे पहले हमारे पास है यूनिफॉर्म कॉस्टिंग। यूनिफॉर्म कॉस्टिंग के अंदर क्या होता है, हर फर्म जो है वो सेम सिस्टम ऑफ कॉस्टिंग यूज करती है, यूज द सेम सिस्टम ऑफ कॉस्टिंग, उसे यूनिफॉर्म कॉस्टिंग कहते हैं। ठीक है, ये अच्छा, इससे क्या कर सकते हैं हम, कंपैरिजन इजीली कर सकते हैं, हर फॉर्म एक फॉर्म दूसरी फॉर्म से इजीली कंपैरिजन कर पाएगी। मार्जिनल कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग में हम क्या करते हैं, बेसिकली यहाँ पर हम डिफरेंशिएट करते हैं बिटवीन द फिक्स्ड एंड द वेरिएबल कॉस्ट। ओके, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड वेरिएंस कॉस्टिंग। स्टैंडर्ड कॉस्ट होती है वो हमारी प्री डिटरमाइंड कॉस्ट होती है और उसे हम कंपेयर करते हैं विद द एक्चुअल कॉस्ट। हिस्टोरिकल कॉस्ट, हिस्टोरिकल कॉस्ट जो कॉस्ट पहले से इंकर हो चुकी है, अब उस पे हम कॉस्ट को असर्टेन करेंगे। डायरेक्ट कॉस्ट, डायरेक्ट में केवल डायरेक्ट खर्चों को ही हम चार्ज करेंगे प्रोडक्ट पे। यस, चार्जिंग ऑल द डायरेक्ट कॉस्ट थ्रू ऑपरेशन और प्रोडक्ट। जबकि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में सारे खर्चे, चाहे वो डायरेक्ट खर्चे हैं चाहे वो इनडायरेक्ट खर्चे हैं, सारे खर्चों को हम चार्ज करेंगे। ओके, नाउ देयर इज अ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, जल्दी से देख लेते हैं। आपको यूनिट स्टेट करनी है। ट्रांसपोर्ट की बताओ, पैसेंजर किलोमीटर, पावर किलोवाट आवर, होटल रूम डेज, अच्छा हॉस्पिटल पेशेंट डेज, स्टील टन, ऑटोमोबाइल नंबर। ओके, टाइप्स ऑफ कॉस्ट मेरे को जल्दी बताओ। इंटरेस्ट पेड ऑन ऑन कैपिटल विदाउट इन्वॉल्विंग एनी कैश आउटले, हाँ जी, दिस इज इम्प्यूटेड कॉस्ट, जिसे नॉशनल कॉस्ट भी कहते हैं। ओके, कैश विड्रॉन फ्रॉम मनी फॉर द बैंक पर्पस फॉर परचेजिंग ए मशीन फॉर द न्यू मशीन खरीद रहे हैं। बेसिकली यहाँ पर हमारा सेक्रीफाइस कर रहे हैं पैसे को और अपॉर्चुनिटी मिल रही है हमें नई मशीन खरीदने की। So this is opportunity cost. Rent paid for the factory building which is temporarily closed. कुछ temporarily closed है, this is shutdown cost. Cost associated with acquisition, तो definition वाली simple आ गया, acquisition से related जो cost है that is product cost. Okay, now methods मेरे को जल्दी से बताओ कौन से हैं। Specific job से related job costing. Now इसके बाद जो directly charge होती है to the group of product that is batch costing. Single product के लिए that is unit costing. इसके बाद जहां पर हमारे प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स नेचर का है और मेथड हम असरटेन नहीं कर सकते, वहां मल्टीपल कॉस्टिंग इस्तेमाल होगा। नेक्स्ट यहाँ पर जल्दी से मेरे को मेथड बताओ। ऑयल रिफाइनरी प्रोसेस कॉस्टिंग, बाईसाइकिल मैन्युफैक्चरिंग मल्टीपल कॉस्टिंग, इंटीरियर डेकोरेशन जॉब कॉस्टिंग, और एयरलाइंस हमारा है सर्विस है क्योंकि इसलिए ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। फिफ्थ क्वेश्चन हमारा बिल्कुल सेम है जो ऊपर हमने किया था, ये सारे के सारे हम कर चुके हैं, बस एक नर्सिंग होम वाला न्यू है। नर्सिंग होम क्या, जल्दी से मेरे को मेथड बताइए। दैट इज ऑपरेटिंग कॉस्टिंग और इसकी कॉस्ट यूनिट क्या है, बेड डेज या वीक डेज, बेड डेज या बेड वीक्स हो सकता है। क्लियर, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट चैप्टर हमने किया था दैट इज मटेरियल कॉस्ट, स्पीडली रिवाइज कर लेते हैं क्योंकि आज हमें नया टॉपिक भी करना है दैट इज स्टॉक लेवल। ओके, चलिए व्हाट इज मटेरियल कॉस्ट। मटेरियल कॉस्ट क्या होता है, मटेरियल कॉस्ट मतलब मटेरियल का खर्चा, मतलब ये सारी वो कमोडिटीज या वो फिजिकल ऑब्जेक्ट जो एक ऑर्गेनाइजेशन इस्तेमाल कर रही है। ऑल कमोडिटीज एंड फिजिकल ऑब्जेक्ट विच इज यूज्ड बाय ऑर्गेनाइजेशन इज मटेरियल कॉस्ट। बेसिकली ये दो तरह की हो सकते हैं, वन इज डायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट मटेरियल। ओके, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, सबसे पहले तो अगर मेरा जितना अच्छा मटेरियल होगा उतना बढ़िया है। तो एक तो क्वालिटी, यस, एक तो क्वालिटी डिपेंड करती है ऑन द रॉ मटेरियल की, कैसी हमारा रॉ मटेरियल है उससे भी तो हमारी क्वालिटी ऑफ द फिनिश गुड डिपेंड करेगी। नेक्स्ट इज द प्राइस, प्राइस हमें मिनिमम पॉसिबल प्राइस रखना है अपने रॉ मटेरियल का ताकि हमारा प्रॉफिट बढ़े। ओके, नेक्स्ट इज कंटिन्यूटी इन प्रोडक्शन, बिल्कुल कोई इंटरप्शन नहीं होना चाहिए इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। नेक्स्ट इज कॉस्ट ऑफ होल्डिंग मटेरियल, मतलब अब तो आपको समझ आएगा होगा, कैरिंग कॉस्ट कम होनी चाहिए। यस, कैरिंग कॉस्ट कम होनी चाहिए, कोई ओवर स्टॉकिंग नहीं होनी चाहिए मटेरियल की। वेस्टेजेस एंड लॉसेस हमारे अवॉइड करने हमें, बिल्कुल वेस्टेज अवॉइड करने जितने हो सके। देखो नॉर्मल लॉस तो होने ही होने हैं, अब नॉर्मल को तो कम से कम हमें स्टॉप करने की कोशिश करनी है। नेक्स्ट इज रेगुलर इन्फॉर्मेशन अबाउट रिसोर्सेज, यस, आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी कि कितना अभी स्टॉक पड़ा है, कितना बाकी है, आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। नेक्स्ट इज मटेरियल कंट्रोल एंड इज ऑब्जेक्टिव। मटेरियल कंट्रोल का कहता है कि आपके पास सफिशिएंट गुड्स होने चाहिए स्टॉक के अंदर, मतलब आपको ना ओवर स्टॉकिंग नहीं करनी है विदाउट कैरिंग अननेसेसरी लार्ज स्टॉक, आपको ओवर स्टॉकिंग नहीं करनी है, लेकिन आपके पास जितनी डिमांड है उतना तो आपके पास स्टॉक अवेलेबल होना ही चाहिए। नाउ व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मटेरियल कंट्रोल। सबसे पहले तो ऑब्जेक्टिव ऊपर वाले पॉइंट से सारे बनते हैं। सबसे पहले तो मिनिमम कंटिन्यूटी इन प्रोडक्शन से बच जाता है, मिनिमम इंटरप्शन होनी चाहिए। नेक्स्ट इज ऑप्टिमम मटेरियल कॉस्ट होनी चाहिए, मतलब आपको प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट पे ध्यान रखना है। फिर इसके बाद रिडक्शन इन वेस्टेजेस, यस, वेस्टेजेस कम से कम होनी चाहिए। एडिक्वेट इन्फॉर्मेशन से लिंक हो जाएगा ये वाला पॉइंट। रेगुलर इन्फॉर्मेशन अबाउट कॉस्टिंग, कंप्लीशन ऑफ ऑर्डर इन टाइम कब कंप्लीट हो पाएगा, जब हमारे कंटिन्यूटी रहेगी प्रोडक्शन के अंदर, मतलब आपको रॉ मटेरियल अवेलेबल होता रहेगा। ना व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ मटेरियल कंट्रोल, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है मटेरियल कंट्रोल की। सबसे पहले तो कोऑर्डिनेशन बिल्कुल प्रॉपर होना चाहिए। यस, देयर मस्ट बी अ प्रॉपर कोऑर्डिनेशन, और आपको परचेज प्रोसीजर देखना है कि किस तरीके से परचेजेस हो रहे हैं, आपको एक बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्म बनाना है, आपको बजट्स के थ्रू करना है, आप एक सिस्टम होना चाहिए बिल्कुल इंटरनल चेक का, आपको बिल्कुल प्रॉपर सेफगार्ड्स लगाने हैं, आपको परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम का इस्तेमाल करना है, और आपको देखना है कि प्रॉपर डिलीवरी होनी चाहिए बिल्कुल, और रेगुलर रिपोर्ट्स आपको मटेरियल की बनानी है।
सो दीज आर द रिक्वायरमेंट्स फॉर द मटेरियल कंट्रोल. नाउ व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ मटेरियल कंट्रोल, या फिर मैं कहूँ किस तरीके से मटेरियल मंगवाया जाता है. सबसे पहले तो आप परचेज करते हो मटेरियल को, सबसे पहले मटेरियल परचेज होता है, फिर उसके बाद आपको मटेरियल मिलता है, देन आप उस मटेरियल को इंस्पेक्ट करते हो, मटेरियल इंस्पेक्ट करने के बाद आप मटेरियल को स्टोर करते हो, स्टोर करने के बाद फिर स्टोर कीपर क्या करता है, वो इश्यू करता था मटेरियल टू द वेरियस डिपार्टमेंट्स, देन आप इन्वेंटरी रिकॉर्ड्स मेंटेन करते हैं, एंड लास्ट इज द स्टॉक ऑडिट होता है इन सारे मटेरियल का. ओके, व्हाट आर द डॉक्यूमेंट्स रिगार्डिंग प्रोक्योरमेंट ऑफ मटेरियल. प्रोक्योरमेंट ऑफ मटेरियल से रिलेटेड डॉक्यूमेंट, द फर्स्ट वन इज बीओएम. बीओएम इज बिल्स ऑफ मटेरियल. बिल्स ऑफ मटेरियल के अंदर सारी की सारी वो मटेरियल आइटम जो भी आपको फिनिश प्रोडक्ट बनाने के लिए जिन जिन मटेरियल की जरूरत है वो सब कुछ इसके लिए लिखा होता है. बेसिकली ये परचेज डिपार्टमेंट के लिए एक एडवांस इंटीमेशन का काम करता है. बेसिकली प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट को ये पता चल जाता है कि मेरे को ये सामान खरीदना है फॉर द फ्यूचर रिक्वायरमेंट, तो उसके लिए एक एडवांस इंटीमेशन का काम करता है. तो बेसिकली इसके बाद नेक्स्ट इज एमआरएन. एमआरएन इज द ऑथराइजेशन ऑफ स्टोर कीपर. ये स्टोर कीपर की जाहिरात है, ये स्टोर कीपर यूज करता है ताकि वो मटेरियल इशू कर सके टू द वेरियस डिपार्टमेंट्स. ओके, ये बिल्कुल ऑथराइज्ड ऑफिशियल को भरना है, बिल्कुल ऑथराइज्ड ऑफिशियल को साइन करना है, एंड उसके सारे कॉलम्स आपको बिल्कुल प्रॉपर्ली फिल करने हैं. और ये मटेरियल रिक्विजिशन नोट जो होता है ना, ये प्री नंबर्ड होता है. इसके बाद नेक्स्ट इज परचेज रिक्विजिशन. परचेज रिक्विजिशन क्या होता है? परचेज रिक्विजिशन इज अ फॉर्मल रिक्वेस्ट जो कौन मेक करता है? प्रोडक्शन टू द परचेज डिपार्टमेंट. ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट मेक करता है टू द परचेज डिपार्टमेंट कि हमें ये सारा मटेरियल खरीद के दे देना, ये ऑर्डर कर देना. अब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने परचेज डिपार्टमेंट को बता दिया कि आप ये सारा मटेरियल खरीद कर दे देना थ्रू परचेज रिक्विजिशन. अब जो हमारा परचेज डिपार्टमेंट है वो क्या करेगा? वेंडर्स के साथ कांटेक्ट करेगा. वेंडर्स के साथ कांटेक्ट कैसे करेगा? बातचीत कैसे करेगा? थ्रू आरपीएफ, रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल. तो बेसिकली वो अलग अलग वेंडर्स सिलेक्ट करेगा, उनसे रिलेटेड, उनसे रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन देखेगा कि किस तरह की सर्विस प्रोवाइड करता है, कैसी क्वालिटी है, ये सब कुछ चेक करेगा. फिर वो उसमें से एक अच्छी सी कोटेशन सिलेक्ट कर लेगा, जो भी उसे बेस्ट लगेगा उसमें से वो फाइनली सिलेक्ट कर लेगा, एंड उसे परचेज का ऑर्डर थमा देगा थ्रू पीओ, परचेज ऑर्डर. फिर अब उसने परचेज ऑर्डर मिल गया, अब आपको सामान मिलेगा. सामान मतलब जीआरएन, गुड्स रिसीव नोट. गुड्स रिसीव नोट कौन प्रिपेयर करता है? जिसको सामान मिला है, गुड्स जिसको मिले हैं, गुड्स रिसीव नोट. तो इट इज प्रिपेयर्ड बाय द रिसीविंग सेक्शन, और ये इसके बेसिस पे एंट्रीज होती थी ना स्टोर लेजर में, हमने इवन देखा भी था. ओके, इसके बाद अगर मैं जीआरएन की कॉपीज की बात करूं तो इसकी 4 कॉपी होती है. इसकी 4 कॉपी किस किसके पास जाती है? हमने एक मेमोरी टेक्निक भी देखी थी, पीसा. तो एक तो जाती है अपनी परचेज डिपार्टमेंट के पास, एक जाती है हमारी तो इसकी 4 कॉपीज होती है. 4 कॉपीज, एक तो हमारी परचेज डिपार्टमेंट, एक इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट, एक स्टोर्स डिपार्टमेंट और एक अकाउंट्स डिपार्टमेंट के पास इसकी 4 कॉपीज जाती हैं. नेक्स्ट इज मटेरियल रिटर्न नोट. मटेरियल रिटर्न नोट, जब भी मटेरियल वापस होता है इसके लिए सप्लायर को, इसलिए मटेरियल रिटर्न नोट बनाया जाता है. इसकी कितनी कॉपीज होती है? इसकी 5 कॉपीज होती हैं. यस, देयर आर 5 कॉपीज. अच्छा, 2 तो जाती है सप्लायर के पास, एक वो वापस कर देता है. वो वापस कर देता है जब वो साइन कर देता है ना, वो वापस कर देता है एक कॉपी. एक स्टोर के लिए होती है, एक कॉस्ट लेजर के लिए होती है, और एक आपकी मटेरियल आउटवर्ड रिटर्न बुक के अंदर संभाल के रख देते हैं. लास्ट आप सारे के सारे पास करोगे बिल्स फॉर द पेमेंट, आप मतलब इनवॉइस बनाओगे ना, और ये आप रेफरेंस टू जीआरएनपीओ, जीआरएनपीओ के बेसिस पे सारी एंट्रीज अकाउंटिंग सेक्शन बनाएगा, सारी एंट्रीज पास ऑन कर देगा ऑन द बेसिस ऑफ जीआरएनपीओ. टिक टिक चेक करेगा जीआरएनपीओ, ठीक है, जीआरएन में ये लिखा है, पीओ में ये लिखा है, जीआरएनपीओ, इस तरीके से वो टिक टिक करता जाएगा. नेक्स्ट इज रूल्स फॉर वैल्यूएशन ऑफ मटेरियल. यस, यहाँ से आपका प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट है, यहाँ से बिल्कुल प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट आता है आपका, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. रूल्स आपको बिल्कुल पता होना चाहिए. हाँ जी, कॉस्ट ऑफ मटेरियल अगर आपको करना है तो इसके लिए सर्टेन रूल्स है. सबसे पहले कॉस्ट ऑफ मटेरियल के अंदर एक तो कॉस्ट ऑफ परचेज आता है. अब आपको समझ भी आ गया होगा, जो आपका कॉस्ट ऑफ परचेज होता है, परचेज प्राइस से मल्टीप्लाई कर देते हैं विद द परचेज क्वांटिटी को. यस, नेट ऑफ, नेट मतलब लेस, हम इसमें से लेस करेंगे. क्या क्या चीजें लेस करेंगे? ट्रेड डिस्काउंट लेस करेंगे, बिल्कुल, रिबेट्स लेस करेंगे, ड्यूटी ड्रॉबैक्स, ये जो कस्टम ड्यूटी वगैरह होती है ना, ये सब कुछ लेस करेंगे, कैनवेट क्रेडिट लेस करेंगे, ये सब कुछ हम लेस करेंगे. और या फिर जो भी खर्चे हमारे हुए हैं उसको प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन, मतलब गोडाउन तक लाने के लिए, गोडाउन तक लाने में जितने भी हमारे खर्चे हुए हैं वो सब खर्चों को भी हम लेस करेंगे. ट्रेड डिस्काउंट को देखो डिडक्ट करेंगे, बिल्कुल लेस करेंगे. क्वांटिटी डिस्काउंट को लेस करेंगे. कैश डिस्काउंट को हम लेस नहीं करेंगे. क्यों नहीं लेस करेंगे? इग्नोर करेंगे, बिल्कुल इसको इग्नोर करेंगे. क्यों इग्नोर करेंगे? क्योंकि ये क्या है? इंटरेस्ट एंड फाइनेंस चार्ज है. इंटरेस्ट एंड फाइनेंस चार्ज है, मतलब ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पार्ट है, इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग. तभी तो रिकंसिलेशन की जरूरत पड़ती है, क्योंकि कुछ चीजें फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर आती है, कुछ चीजें कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर आती है. इंटरेस्ट एंड फाइनेंस चार्जेस कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर नहीं आते हैं. ओके, नेक्स्ट है सब्सिडी, ग्रांट एंड इंसेंटिव. इसको आप डिडक्ट करेंगे बिल्कुल, क्योंकि इससे आपको सब्सिडी मिली है ना, तो इस प्राइस कम होगा. अच्छा, रोड टैक्स, टैक्स से प्राइस बढ़ेगा बेसिकली, तो इसको ऐड करेंगे, और ऑक्ट्रॉय को ऐड करेंगे, सीएसटी को ऐड करेंगे, वैट को ऐड करेंगे, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, परचेज टैक्स, हर टैक्स को हम ऐड करेंगे. लेकिन कब कब इग्नोर करेंगे? अगर आपको इनपुट क्रेडिट इसका अवेलेबल है ना, जीएसटी क्रेडिट अगर आपको अवेलेबल है, इनपुट क्रेडिट अगर आपको इसका अवेलेबल है, तो आप इसको इग्नोर करेंगे, बिल्कुल आप इसको इग्नोर करेंगे अगर आपको इसका इनपुट क्रेडिट अवेलेबल है तो. इसके बाद नेक्स्ट इज परचेज टैक्स. परचेज टैक्स को भी सेम
इग्नोर करो अगर इनपुट क्रेडिट अवेलेबल है, अदरवाइज आप इसे ऐड करोगे। नेक्स्ट इज डीमरेज। डीमरेज क्या होता है? डीमरेज इज द पेनल्टी। पेनल्टी कौन लगाता है? ट्रांसपोर्टर लगाता है। वो तो आ गया आपके घर पे सामान देने के लिए, आप थे नहीं, आपने सामान लिया नहीं, तो उसने आपके ऊपर पेनल्टी लगा दी। अब आप इसको इग्नोर करेंगे। क्यों इग्नोर करेंगे? क्योंकि ये एबनॉर्मल कॉस्ट है। इंटरेस्ट और फाइनेंशियल चार्जेस, एबनॉर्मल कॉस्ट, दोनों कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम के अंदर नहीं आते हैं, इसलिए आप इसे इग्नोर करो टोटली। क्लियर? नेक्स्ट इज डिटेंशन चार्जेस। डिटेंशन चार्जेस आर ऑल्सो एबनॉर्मल कॉस्ट। मतलब डिटेंशन चार्जेस आर द फाइन, जो फाइन लगा दिया, जैसे पुलिस वाले ने कोई फाइन लगा दिया, तो आप इसको भी इग्नोर करोगे, पेनल्टीज को भी इग्नोर करोगे, क्योंकि ये भी आपकी एक तरह की एबनॉर्मल कॉस्ट है। नेक्स्ट इज इंश्योरेंस चार्जेस। इंश्योरेंस चार्जेस आपने जो ट्रांजिट पीरियड के दौरान अगर पे किया है, बिल्कुल आप इसे ऐड करो। कमीशन और ब्रोकरेज आपने पे किया, बिल्कुल आप इसे ऐड करोगे। फ्रेट चार्जेस को ऐड करोगे। कॉस्ट ऑफ कंटेनर, अब यहाँ पर भी दो कंडीशन अराइज हो जाती है, एक होता है नॉन रिटर्नेबल कंटेनर और एक होता है रिटर्नेबल कंटेनर। याद करो वो कोको कोला की कांच की बोतल, आप वो कोको कोला की कांच की बोतल वापस कराते थे भैया को, अगर आप वापस कराते थे तो आप जो आपने पहले पैसे रुपए दिए होते थे वो आपको वापस कर देता था उस बोतल के रुपए। तो बेसिकली आप इसको कॉस्ट में ऐड नहीं करोगे, क्योंकि आपको वो चीज वापस ही मिल रही है, तो इसको आप बिल्कुल कंसिडर नहीं करोगे। लेकिन अगर नॉन रिटर्नेबल है, बिल्कुल आप उसे ऐड करोगे। ठीक है? However, अगर आपकी एंटायर अमाउंट आपको रिसीव नहीं हुआ है, जैसे 50% वापस कर लिया उसने कंटेनर एंड 50% वापस नहीं, कुछ इस तरह का टाइप का कंटेनर होगा, तो अगर जितना भी शॉर्टफॉल है उसको ऐड कर दो, और बाकी जो उसने वापस ले लिया उसको बिल्कुल ही कंसिडर ना करो, उसको इग्नोर करो। ठीक है? दिस इज द स्टेप नंबर 1 जहां पर हमने एग्रीगेट मटेरियल कॉस्ट निकाला। स्टेप नंबर 2 में हम अफेक्टिव गुड यूनिट्स निकालते हैं। अब अफेक्टिव गुड यूनिट क्या होती है? अफेक्टिव गुड यूनिट इज द टोटल यूनिट ऑर्डर। जितनी आपने टोटल यूनिट्स ऑर्डर की थी उसमें से आप नॉर्मल लॉस को लेस कर देते हैं। क्या चीज लेस कर देते हैं? नॉर्मल लॉस। अच्छा, नॉर्मल लॉस क्या होता है और एबनॉर्मल लॉस क्या होता है? नॉर्मल लॉस वो इवेपोरेशन जो सूरज करा था, विच इज अंडर द नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन, जैसे इवेपोरेशन हो गया, ब्रेकिंग ऑफ बल्क हो गया, दीज आर द नॉर्मल लॉस ऑफ मटेरियल। एंड एबनॉर्मल लॉस विच इज एक्सेस ऑफ द नॉर्मल लॉस, जैसे मटेरियल मिस हैंडलिंग, भैया ट्रक गाड़ी चला रहे थे, उन्होंने 2-3 डब्बे वैसे ही उड़ा दिए, तो दैट इज एबनॉर्मल लॉस ना। इस लॉस को बचाया जा सकता था, इसको प्रिवेंट किया जा सकता था। अच्छा, मेरे को एक चीज बता देता हूँ मैं, नॉर्मल लॉस तो गुड यूनिट्स एब्जॉर्ब कर लेती है, मतलब नॉर्मल गुड यूनिट्स में से हम नॉर्मल लॉस को लेस कर देते हैं। जैसे आप यहाँ भी देख सकते हो, गुड यूनिट्स में से, टोटल यूनिट्स में से नॉर्मल लॉस को हमने लेस कर दिया, बिकॉज इट इज एब्जॉर्ब्ड बाय द गुड यूनिट्स। लेकिन हम नॉर्मल लॉस को गुड यूनिट्स में से एब्जॉर्ब ना नहीं करते। क्यों नहीं कर सकते? क्यों नहीं करते? क्योंकि इसे गुड यूनिट क्यों एब्जॉर्ब करे भाई? इसको तो हम बचा सकते थे ना, इस नॉर्मल एबनॉर्मल लॉस को। एबनॉर्मल लॉस तो बचा सकते हो ना, नॉर्मल लॉस तो चलो नहीं बचा सकते, ये तो होना ही होना है, लेकिन नॉर्मल लॉस को तो आप बचा सकते थे, इसलिए इसे गुड यूनिट्स एब्जॉर्ब नहीं करेंगी। गुड यूनिट क्यों इसमें से लेस करेगी आपका? स्टेप नंबर 3 इज कॉस्ट पर यूनिट। आप कॉस्ट पर यूनिट कैसे निकालेंगे? जो स्टेप नंबर 1 आपका एग्रीगेट मटेरियल कॉस्ट है, उसमें से आप डिवाइड कर देंगे विद द इफेक्टिव गुड यूनिट, यू विल गेट द कॉस्ट पर यूनिट। दैट इज अ सिंपल थिंग ना। कॉस्ट में से यूनिट, कॉस्ट बाय यूनिट करोगे तभी तो आपकी कॉस्ट पर यूनिट आएगी। पर का मतलब ही क्या होता है? डिवाइड करना। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमने क्या था? शुड अ कंपनी इंश्योर प्रॉपर स्टोरेज ऑफ रॉ मटेरियल? बिल्कुल, कंपनी को एक प्रॉपर स्टोरेज इंश्योर करनी चाहिए रॉ मटेरियल की। क्यों? ताकि एक तो क्वालिटी और एक चूहे वगैरह ना उतर जाए, मटेरियल डिट्रॉइट ना हो, इसकी क्वालिटी खराब ना हो। ये ड्यूटी होती है स्टोर कीपर की कि वो अच्छी से स्टोरेज रखे रॉ मटेरियल की। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्यूटीज ऑफ स्टोर कीपर। सबसे पहले तो यही हो गया, सेफ कस्टडी रखना मटेरियल का, उसे स्टोर के ऊपर कंट्रोल रखना है, मेंटेन करना है रिकॉर्ड्स, इनिशिएट करता है परचेज रिक्विजिशन ना, और इश्यू करता है मटेरियल थ्रू एमआरएन, मटेरियल रिक्विजिशन नोट। क्योंकि मटेरियल रिक्विजिशन नोट की डेफिनेशन याद करो, इट इज ऑथराइजेशन ऑफ स्टोर कीपर। तो बेसिकली ऑथराइजेशन का मतलब हो गया ड्यूटी, तो इट इज अ ड्यूटी ऑफ स्टोर कीपर। ओके, नेक्स्ट इज मेंटेनिंग एडिक्वेट लेवल ऑफ स्टॉक। बिल्कुल आपको एक एडिक्वेट लेवल ऑफ स्टॉक मेंटेन करना है, एंड स्टॉक वेरिफिकेशन एंड रिकंसिलेशन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्म्स इन विच द स्टॉक रिकॉर्ड्स कैन बी मेंटेन? तो स्टॉक रिकॉर्ड्स हम 3 फॉर्म्स में मेंटेन कर सकते हैं। फर्स्ट इज बिन कार्ड, सेकंड वन इज स्टॉक कंट्रोल कार्ड, एंड थर्ड वन इज स्टोर लेजर। हाँ जी, बिन कार्ड क्या था? बिन कार्ड एक डब्बा था, बॉक्स था, उसके ऊपर हम एक पर्ची लगा देते हैं, चिट लगा देते हैं, एक चिट प्लेस कर देते हैं जिसके अंदर हम डिटेल्स लिखते हैं, मटेरियल रिटर्न, रिसिप्ट की, इशू की और रिटर्न की। और स्टॉक कंट्रोल कार्ड, स्टॉक कंट्रोल कार्ड के अंदर क्या करते हैं हम? ये बेसिकली एक रिकॉर्ड कीपिंग डॉक्यूमेंट होता है। यहाँ पर हम केवल क्या लिखते हैं? हम केवल क्वांटिटी लिखते हैं, हम कॉस्ट नहीं लिखते हैं। यस, यहाँ पर हम बस मेंटेन करते हैं कि रिकॉर्ड करते हैं इतना रिसिट हुआ, इतना इशू हुआ, इतना ऑर्डर हुआ, ये सब कुछ लिख देते हैं। जबकि स्टोर लेजर के अंदर हम क्वांटिटी भी और कॉस्ट दोनों लिखते हैं। ठीक है, और इसको मेन था डिफरेंस इज द मेंटेन। तो बेसिकली जो आपका स्टॉक कंट्रोल कार्ड होता है उसको कौन मेंटेन करता है? स्टॉक कंट्रोल कार्ड को इज मेंटेन्ड बाय द स्टोर्स डिपार्टमेंट, जबकि स्टोर लेजर जो है वो कौन मेंटेन करता है? इट इज मेंटेन्ड बाय कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट। ये कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट मेंटेन कर रहा है, और यहाँ पर कौन मेंटेन कर रहा है? यहाँ पर इट इज मेंटेन बाय स्टोर्स डिपार्टमेंट, स्टॉक कंट्रोल कार्ड, तभी तो इसका नाम स्टॉक कंट्रोल कार्ड है। अच्छा, इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस करने की कोई जरूरत नहीं है, चलिए आगे चलते हैं।
ओके, नेक्स्ट इज इन्वेंट्री कंट्रोल। ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं, मटेरियल कंट्रोल की डेफिनेशन ही थी। मटेरियल कंट्रोल क्या कहता था कि आपकी ओवर स्टॉकिंग नहीं होनी चाहिए ना मटेरियल की, और अच्छे से आपका आउटपुट अवेलेबल होना चाहिए, तो मैक्सिमम एफिशिएंसी होनी चाहिए, मतलब कंटिन्यूटी होनी चाहिए प्रोडक्शन के अंदर, एंड मिनिमम इन्वेस्टमेंट इन इन्वेंट्री, मतलब ओवर स्टॉकिंग आपको नहीं करनी है। तो वही बात सेम कह रहा है। अच्छा, इसकी कुछ टेक्निक्स इसने बता दी, मोस्ट कॉमन टेक्निक्स। एक तो होती है स्टॉक लेवल, आपको सेट करना है स्टॉक लेवल। ये जो आज हम थोड़ा पढ़ेंगे स्टॉक लेवल के बारे में, आज हम डिस्कस करेंगे बिल्कुल स्टॉक लेवल के बारे में। एबीसी एनालिसिस याद करो, कल 11th एंड 12th क्वेश्चन करवाए थे एबीसी एनालिसिस का। यस, 11th एंड 12th क्वेश्चन हमने एबीसी एनालिसिस पे किए थे। नेक्स्ट इज टू बिन सिस्टम। टू बिन सिस्टम के बारे में मैं थोड़ा डिटेल में आपको बताऊंगा आगे क्या होता है ये। बजट्स के थ्रू भी हम कर सकते हैं, दिस इज अनदर टेक्निक। और एक परपेचुअल रिकॉर्ड, इन्वेंट्री रिकॉर्ड याद करो, लिफो फिफो आपने आई थिंक फाउंडेशन में पढ़े होंगे इन द अकाउंट्स, लिफो फिफो परपेचुअल अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। ओके, नेक्स्ट इज ईओक्यू। ईओक्यू पे तो हमने 10 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं बिल्कुल। अच्छा, नेक्स्ट इज रिव्यू ऑफ स्लो एंड नॉन मूविंग आइटम्स, और लास्ट वन इज करंट रेशियो, कंट्रोल रेशियो। कंट्रोल रेशियो जैसे हम इसको भी देखेंगे, एक इन्वेंट्री कंट्रोल रेशियो, इस तरीके से हमारे पास बड़ी सारी कंट्रोल रेशियोज हैं इस चैप्टर में। Okay, now EOQ. EOQ क्या था? EOQ, economic order quantity. Economic order quantity is the best quantity to order. Yes, this is the best quantity to order. ये एक ऐसी क्वांटिटी है जहां पर तीन कॉस्ट, कौन सी तीन कॉस्ट? ऑर्डरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट एंड मटेरियल कॉस्ट। ये तीनों की तीनों कॉस्ट लोएस्ट होनी चाहिए, लोएस्ट होनी चाहिए। अच्छा, ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या होता है? ऑर्डरिंग कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर एंड रिसीविंग द ऑर्डर। Yes, it is a cost of ordering and receiving the order. जैसे time and documentation cost, carrying cost. Carrying cost क्या होता है? Carrying cost means the cost of carrying and holding inventory. आप बेसिकली कैरी कर रहे हो और होल्ड कर रहे हो इन्वेंट्री को, मतलब वो ओवर स्टॉकिंग नहीं होनी चाहिए। स्टोरेज कॉस्ट को हम क्या कहते हैं? कैरिंग कॉस्ट कहते हैं। अच्छा, ऑर्डरिंग कॉस्ट का मैंने दूसरा नाम आपको एक क्वेश्चन करवाते समय बताया था, इसको हम हैंडलिंग कॉस्ट भी कहते हैं, ऑर्डरिंग कॉस्ट को। यस, इसको हम हैंडलिंग कॉस्ट भी कहते हैं। और अगर मैं कैरिंग कॉस्ट की बात करूं, इसको दूसरे नाम होल्डिंग कॉस्ट भी होता है, या इसे हम इंटरेस्ट के नाम से भी बहुत बार जानते हैं। परसेंटेजेस में एक्सप्रेस जो होती थी मेनली हमारी स्टोरेज कॉस्ट। नेक्स्ट इज मटेरियल कॉस्ट। मटेरियल कॉस्ट इज द बेसिक प्राइस ऑफ मटेरियल, दिस इज द बेसिक प्राइस ऑफ मटेरियल। नेक्स्ट, रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी पर ऑर्डर, ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट। अगर मैं रिलेशनशिप की बात करूं तो ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड क्वांटिटी पर ऑर्डर में कैसी रिलेशनशिप है? इनवर्स या फिर डायरेक्ट रिलेशनशिप है? बिल्कुल इनवर्स रिलेशनशिप है। दे आर बोथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल। कैसे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? अगर आपने क्वांटिटी पर ऑर्डर बढ़ाया, देखो आपने क्वांटिटी पर ऑर्डर बढ़ाया तो आपके नंबर ऑफ ऑर्डर्स, सोच के बताओ, आपने क्वांटिटी पर ऑर्डर बढ़ाया मतलब एक ऑर्डर पे आप ज्यादा क्वांटिटी मंगवा रहे हो। आपको 1000 क्वांटिटी मंगवानी थी, आपने 500 करके 2 ऑर्डर्स में मंगवा ली। यही आप 200 करके 5 बार मंगवा सकते थे। तो अगर आपने जब क्वांटिटी पर ऑर्डर बढ़ाया तो आपके नंबर ऑफ ऑर्डर्स कम हुए ना, तो दैट्स व्हाई दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। एंड कैरिंग कॉस्ट और ये जो क्वांटिटी पर ऑर्डर है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कैसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? जितनी ज्यादा आप क्वांटिटी मंगवाओगे उतना आपको ज्यादा एरिया चाहिए होगा ना उनको रखने के लिए, तो ज्यादा एरिया चाहिए होगा, इस वजह से कैरिंग कॉस्ट बढ़ेगी। अच्छा, मटेरियल कॉस्ट क्या चेंज होती है एज पर क्वांटिटी पर ऑर्डर? नहीं, इट बिकेम्स रिमेन इररिस्पेक्टिव, मतलब इसमें कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन कब चेंज होगा? देयर विल बी चेंज अगर प्राइस डिस्काउंट है तो। अगर प्राइस डिस्काउंट है तो देयर विल बी चेंज, अगर प्राइस डिस्काउंट नहीं है तो देयर विल बी नो चेंज। चलिए, फॉर्मूलाज आप अब तो लर्न हो ही गए होंगे सारे फॉर्मूले, जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। ईओक्यू का फॉर्मूला क्या था? ईओक्यू का फॉर्मूला 2 into एनुअल डिमांड ऑफ रॉ मटेरियल into ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर डिवाइडेड बाय कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। ओके, का स्क्वायर रूट। नंबर ऑफ ऑर्डर्स अगर निकालना है तो एनुअल डिमांड ऑफ रॉ मटेरियल डिवाइडेड बाय क्वांटिटी पर ऑर्डर। ओके, टाइम लैग निकालना है या फिर फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं ऑफ ऑर्डर के बीच में, तो 365 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑर्डर्स। 365 डिपेंड करता है, कोई बार क्वेश्चन में 360 डेज दिए होंगे तो फॉर्मूला विल बी 360 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑर्डर्स। अच्छा, टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला क्या था? नंबर ऑफ ऑर्डर्स इनटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। नेक्स्ट इज टोटल कैरिंग कॉस्ट। टोटल कैरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला क्या था? एवरेज इन्वेंट्री इनटू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। ओके, नेक्स्ट इज एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला क्या था? क्वांटिटी पर ऑर्डर डिवाइडेड बाय 2। ओके, मटेरियल कॉस्ट का फॉर्मूला बताओ? एनुअल डिमांड ऑफ रॉ मटेरियल इनटू परचेज प्राइस। नेक्स्ट इज टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट, तीनों को ऐड कर दो, टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस कैरिंग कॉस्ट प्लस अपना या टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट का फॉर्मूला क्या था? मटेरियल कॉस्ट प्लस ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस कैरिंग कॉस्ट। ओके, नाउ कैलकुलेशन ऑफ कैरिंग कॉस्ट। सो कैलकुलेशन ऑफ कैरिंग कॉस्ट में वी इवन हैव सीन कैरिंग कॉस्ट इज नॉर्मली एक्सप्रेस एज अ फंक्शन ऑफ मटेरियल प्राइस। अगर परसेंटेज में दी होती थी तो हम परचेज प्राइस से मल्टीप्लाई करते थे ना। अगर देखो परसेंटेज में दी होती थी तो इट इज अ परसेंटेज ऑफ परचेज प्राइस, मटेरियल प्राइस के परसेंटेज में लेते थे। और टोटल कैरिंग कॉस्ट कैसे निकालते थे? एवरेज इन्वेंट्री के बेसिस पे निकालते थे। कैरिंग कॉस्ट इज इक्वल टू एवरेज इन्वेंट्री इनटू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। नेक्स्ट इज एनुअल डिमांड। एनुअल डिमांड क्या है?
एनुअल डिमांड जो होती है, हम एनुअल डिमांड किसकी देख रहे हैं, रॉ मटेरियल की या फिनिश गुड की, रॉ मटेरियल की डेफिनेटली, ठीक है। अगर मेरे को फिनिश गुड की अवेलेबल होती थी तो फॉर्मूला क्या लगाते थे, एनुअल डिमांड ऑफ रॉ मटेरियल इज इक्वल टू एनुअल डिमांड ऑफ फिनिश गुड्स इनटू इनपुट बाय आउटपुट। और अगर एनुअल डिमांड रॉ मटेरियल की अगर मेरे को नॉर्मल कंजम्पशन पर डे दे रखी है तो कैसे निकालेंगे, एनुअल डिमांड ऑफ रॉ मटेरियल इज इक्वल टू एनुअल डिमांड नॉर्मल कंजम्पशन पर डे के हिसाब से इनटू 365 डेज। ओके, प्राइस ब्रेक के क्वेश्चन भी इवन हमने किया है, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10, बोथ आर द क्वेश्चन ऑफ द प्राइस ब्रेक। प्राइस ब्रेक का मतलब क्या है, प्राइस क्लास इंटरवल्स में मूव करता है, ठीक है, ये यूनिफॉर्म होना जरूरी नहीं है। तो स्टेप नंबर 1 इज टेंटेटिव ईओक्यू। सबसे पहले हम टेंटेटिव ईओक्यू निकाल लेते हैं इस केस में, ठीक है, और इसके बाद हम ये टेबल बना लेते हैं जो हम नॉर्मली बनाते हैं। ओके, तो हाँ, एक हमने एबीसी का भी किया था, वो भी एक बार मैं रिवाइज करवा देता हूँ, एबीसी वाला। चलिए, व्हाट इज एबीसी एनालिसिस? एबीसी एनालिसिस क्या था? एबीसी एनालिसिस इज द प्राइस ऑफ एक्सरसाइजिंग बेटर कंट्रोल। हम बेटर कंट्रोल कर पा रहे हैं, ये पेरेटो लॉ भी, ये बेस्ड है पेरेटो लॉ पे, इसे हम 80:20 रूल भी कहते हैं। क्लियर? ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज, अच्छा, पेरेटो लॉ के अकॉर्डिंगली है ये, और ये किसके बेसिस पे हम यहाँ पर मटेरियल को जज करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंजम्पशन वैल्यू। यस, इट इज जज ऑन द बेसिस ऑफ द कंजम्पशन वैल्यू। जैसे मैंने मटेरियल को बांट लिया 3 कैटेगरी में, ए बी सी। ए इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, बी इज द मॉडरेटली इंपॉर्टेंट एंड सी वन इज द लीस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, हाई मीडियम लो। नाउ स्टेप्स मेरे को बताओ, स्टेप्स हमारे पास 4 स्टेप्स आर देयर। स्टेप नंबर 1 के अंदर हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में रख देते थे, सारी वैल्यू को डिक्रीजिंग ऑर्डर में ले जाते थे। फिर इसके बाद क्यूमुलेटिव वैल्यू निकालते थे और क्यूमुलेटिव क्वांटिटी निकालते थे। फिर हम परसेंटेज ऑफ क्यूमुलेटिव वैल्यू एज टू द परसेंटेज ऑफ टोटल वैल्यू और क्यूमुलेटिव क्वांटिटी एज टू द परसेंटेज ऑफ टोटल क्वांटिटी निकालते थे। और लास्ट में हम क्या करते थे, स्प्लिट कर देते थे उसे 60-30 या 10, या फिर हम तो नॉर्मली 70-20 एंड 10 के रूल्स के अकॉर्डिंगली स्प्लिट कर देते हैं। अच्छा, इसके बाद इसकी एडवांटेजेस पेपर में जरूर पूछ सकते हैं, एबीसी एनालिसिस के क्या एडवांटेजेस हैं, ये कल मैंने नहीं बताया था तो एक बार मैं बता देता हूँ आपको। अच्छा, मेरे को सबसे पहले तो बताओ, अगर एबीसी एनालिसिस होगी बिल्कुल कंटिन्यूटी होगी प्रोडक्शन में। कंटिन्यूटी होगी प्रोडक्शन में कैसे होगी, क्योंकि ये देखेगा कि आपका कोई डेंजर नहीं होना चाहिए, बेसिकली आपका कोई इंटरप्शन नहीं होगा इसकी मदद से। यस, देयर विल बी नो डेंजर इन इंटरप्शन ऑफ प्रोडक्शन। आपको पता है कि मिनिमम इन्वेंट्री इतनी है, इतनी हमारे पास मैक्सिमम चाहिए, इतना मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्वेंट्री इज दिस वन, लीस्ट इंपॉर्टेंट इज दिस वन। सो देयर विल बी अ कंटिन्यूटी रहेगी आपकी प्रोडक्शन के अंदर। लोएस्ट कॉस्ट, यस, आपका कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर भी कम हो जाएगा अगर आप प्रॉपर ईओक्यू फॉलो कर रहे हैं तो। यस, विद इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रॉपर ईओक्यू। लेट्स अटेंशन रिक्वायर्ड, आपको मैनेजमेंट टाइम यहाँ पर आपका सेव होगा, क्योंकि आपको केवल इंपॉर्टेंट पे ज्यादा ध्यान दोगे ना, काम वाली पे तो वैसे ध्यान नहीं दोगे। सिस्टमैटिक वर्किंग विद एबीसी, वर्क जो है वो बिल्कुल आपका सिस्टमैटिकली होगा, सिस्टमाइज्ड काम होने लग जाएगा आपका एबीसी एनालिसिस की मदद से। चलिए, अब एक बार हमने जितने 12 प्रैक्टिकल क्वेश्चंस किए हैं उसको एक बार हम फास्टली देख लेते हैं कि सब में क्या क्या चीजें यूज हो रही थी, सो डेट कि हमारा हमने अभी तक जितने भी 4 दिन में पढ़ा है, जो भी चीजें हमने देखी है 4 लेक्चर्स के अंदर, वो सारे का सारा हमारा रिवाइज हो जाए। चलिए, मेरे साथ स्पीडली मैं पूरे क्वेश्चन जस्ट स्पीड मैनर में बताता चाहूंगा कि हमने इसमें क्या क्या किया था और कैसे कैसे किया था। बेसिकली हम आज कुछ खास नया कुछ नहीं पढ़ रहे हैं, हम जितना अभी तक हमने किया है हम वही सारा का सारा रिवाइज ही कर रहे हैं एक तरीके से। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन बेसिक ईओक्यू का क्वेश्चन था ये तो बिल्कुल ही। यहाँ पर पीक्यूआर लिमिटेड एक प्रोडक्ट बनाती है जिसकी मंथली डिमांड आपको 52,000 यूनिट्स दे रखी थी, ये प्रोडक्ट की डिमांड दे रखी थी, तो आपको यहाँ पर रॉ मटेरियल की डिमांड चाहिए। बेसिकली प्रोडक्ट के अंदर एक एक्स कंपोनेंट यूज होता है जिसका ₹15 पर यूनिट प्राइस है, तो 15 इज योर परचेज प्राइस। अच्छा, हर फिनिश प्रोडक्ट बनाने के लिए 2 यूनिट कंपोनेंट एक्स की रिक्वायर्ड थी, तो 2 इज योर इनपुट एंड 1 इज योर आउटपुट। इन दैट केस ऑर्डरिंग कॉस्ट 350 है, कैरिंग कॉस्ट 12% है। तो जल्दी से मेरे को बताओ एनुअल डिमांड ऑफ फिनिश गुड कितनी होगी, 52,000 इंटू 12 होगा, क्योंकि ये मंथली डिमांड इज गिवन। सो 52,000 इंटू 12 आप देख सकते हो। फिर एनुअल डिमांड ऑफ रॉ मटेरियल चाहिए, तो इसका फॉर्मूला क्या था, एनुअल डिमांड ऑफ फिनिश गुड इंटू इनपुट बाय आउटपुट। एनुअल डिमांड ऑफ फिनिश गुड हम निकाल चुके हैं। अच्छा, इंटू इनपुट, इनपुट कितना है हमारे पास, 2 यूनिट चाहिए, तो 2 इज द इनपुट एंड 1 इज द आउटपुट। अच्छा, ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी दे रखी है, 350। कैरिंग कॉस्ट कितनी दे रखी है, 12% ऑफ द परचेज प्राइस, तो 12% ऑफ ₹15 यू विल गेट कैरिंग कॉस्ट। ओके, तो यहाँ पर आपसे पूछ रहा है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी निकालनी है, बिल्कुल आप निकाल लेंगे, फॉर्मूला में पुट कर देना बस, 2 इंटू एनुअल डिमांड इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर इंटू कैरिंग डिवाइडेड बाय कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम का स्क्वायर रूट। ओके, नेक्स्ट आपसे पूछ रहे नंबर ऑफ ऑर्डर्स पर एनम पूछ रहे, तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स निकालने के लिए फॉर्मूला बोलो, नंबर ऑफ ऑर्डर्स निकालते कैसे हैं, नंबर ऑफ ऑर्डर्स इज इक्वल टू एनुअल डिमांड डिवाइडेड बाय क्वांटिटी पर ऑर्डर इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट नंबर ऑफ ऑर्डर्स। तो एनुअल डिमांड आपके पास है ही, डिवाइड कर देंगे विद द क्वांटिटी पर ऑर्डर, क्वांटिटी पर ऑर्डर इज योर ईओक्यू, यू विल गेट द नंबर ऑफ ऑर्डर्स। ओके, नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है
क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्डर पूछ रहा है। फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्डर कैसे निकालते हैं? फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्डर निकालने के लिए आप क्या करेंगे? नंबर ऑफ डेज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑर्डर्स इज द फॉर्मूला। क्वेश्चन में आपको 360 डेज कह रखे हैं, तो 360 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑर्डर्स। ओके, नेक्स्ट आपसे सेकंड पार्ट में क्या पूछा हुआ है? इफ द मिनिमम लॉट साइज इज 52,000 यूनिट्स, अगर कह रहा है मिनिमम लॉट साइज है तो क्या एक्स्ट्रा कॉस्ट कंपनी को इंकर करनी पड़ेगी? तो हमें यहाँ पर दो कॉस्ट निकालनी पड़ेगी, मटेरियल कॉस्ट निकालने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर आपका कोई प्राइस डिस्काउंट का कोई खेल ही नहीं चल रहा है। तो 52,000 हमारा क्वांटिटी पर ऑर्डर हो जाएगा और एक तरफ ईओक्यू वाला 22030, हम दोनों का कंपैरिजन कर लेंगे। आप देख सकते हो इधर हमने कंपैरिजन किया एंड आपने देखो टोटल ऑफ ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट निकाल लोगे और देन डिफरेंस निकाल लोगे। चलिए आगे कह रहा है आपसे कंपनी मिनिमम कैरिंग कॉस्ट क्या है? मिनिमम कैरिंग कॉस्ट बेसिकली ईओक्यू की थी, दोनों में से कैरिंग कॉस्ट कम किसकी थी? ईओक्यू वाले की थी। डिटरमाइन व्हेन नेक्स्ट ऑर्डर इज टू बी प्लेस्ड। ओके, कंपनी जो है वो एक सेफ्टी स्टॉक मेंटेन करती है और अभी प्रेजेंट स्टॉक इन्वेंट्री लेवल कितना है आपका? 12,480 यूनिट इज द प्रेजेंट। अभी एट प्रेजेंट 12,480 यूनिट्स प्रेजेंट है और कंपनी के 360 वर्किंग डेज है। मतलब कंपनी, अब आप इस क्वेश्चन को कैसे कर रहा था? हमने बताया था 360 डेज में कंपनी कितना चाहिए होता है? 360 डेज में 12,48,000 चाहिए होता है, ठीक है। पर अभी आपके पास कितना है? आपके पास है 12,480। आपके पास अभी एट प्रेजेंट 12,480 यूनिट्स अवेलेबल है। सो उसके बेसिस पे वो कितने दिन तक चलेगी? वो एक्स डेज तक चलेगी। क्रॉस मल्टीप्लाई करो 12,480 इंटू 360 डिवाइडेड बाय 12,4800। देख सकते हो आप यहाँ पर भी, यहाँ हमने करा है। तो कितने दिन आ रहे हैं हमारे? 3.6 डेज आ रहे हैं। तो 3.6 डेज तक चलेगा। लीड टाइम कितना है? लीड टाइम क्या था? लीड टाइम इज द टाइम ऑफ प्लेसिंग द ऑर्डर टिल द टाइम ऑफ रिसीविंग द ऑर्डर, ठीक है। तो उसको लेस कर देंगे हम, तो 1.6 डेज हमारा आ रहा है। तो 1.6 डेज में आपको नेक्स्ट ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ, आई एम जस्ट रिवाइजिंग ऑल द क्वेश्चंस, तो इसलिए हम थोड़ा फास्ट चल रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2। ZDT कंपनी सप्लाई कर रही है प्लास्टिक क्रॉकरी टू अ फास्ट फूड रेस्टोरेंट इन मेट्रोपॉलिटन सिटी। वन ऑफ द प्रोडक्ट इज स्पेशल बाउल। बाउल्स जो है वो 10-10 के पैक में बिकते हैं ऑफ ₹50 पर पैक। ओके, स्टडी रेट कितना है? 40,000 पैक्स एवरी ईयर। तो दिस इज एनुअल डिमांड ऑफ रॉ मटेरियल या एनुअल डिमांड ऑफ फिनिश गुड, दोनों ही सेम है यहाँ पर। तो कंपनी जो है वो डायरेक्टली मैन्युफैक्चर से खरीदती है ₹40 पर पैक। दिस इज परचेज प्राइस। 3 डेज का लीड टाइम है। ऑर्डरिंग कॉस्ट इज ₹8। स्टोरेज कॉस्ट इज 10% ऑफ 40, तो दैट विल बी योर कैरिंग कॉस्ट आ जाएगी। इसके बेसिस पे आप ईओक्यू निकाल लेंगे। सारी चीजें हमारे पास इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, इसके सिंपली ईओक्यू निकाल सकते हैं। नेक्स्ट इज नंबर ऑफ ऑर्डर, एनुअल डिमांड डिवाइडेड बाय क्वांटिटी पर ऑर्डर। एनुअल डिमांड दे रखी है, उसको डिवाइड कर दूंगा ईओक्यू से, यू विल गेट द नंबर ऑफ ऑर्डर्स। टोटल कॉस्ट ऑफ ऑर्डरिंग एंड स्टोरेज बाउल्स पूछ रहे हैं। टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ ऑर्डर्स इनटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। नंबर ऑफ ऑर्डर्स हम निकाल चुके हैं, उसको ऑर्डरिंग कॉस्ट से मल्टीप्लाई 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपके पास टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट आ जाएगी। स्टोरेज कॉस्ट पूछ रहा है, मतलब कैरिंग कॉस्ट पूछ रहा है। कैसे निकलती है? एवरेज इन्वेंट्री इनटू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। एवरेज इन्वेंट्री कैसे निकलता है? क्वांटिटी पर ऑर्डर डिवाइडेड बाय 2। तो क्वांटिटी पर ऑर्डर हमारा ईओक्यू है, ईओक्यू को 2 से डिवाइड करेंगे इनटू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम जो 4 है वो उससे मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट द स्टोरेज कॉस्ट। अच्छा, और टोटल पूछ रहा है, टोटल कॉस्ट ऑफ ऑर्डरिंग एंड स्टोरेज बाउल, मतलब टोटल ऑफ ऑर्डरिंग कॉस्ट जो आपने निकाली है प्लस आप कैरिंग कॉस्ट दोनों का ऐड कर देंगे। अच्छा, डिटरमाइन व्हेन नेक्स्ट ऑर्डर इज टू बी प्लेस्ड। ये ऊपर वाला ही फोर्थ वाला पॉइंट जैसा ही है। कब आपको नेक्स्ट ऑर्डर प्लेस करना है? अगर 333 पैक्स है, 360 वर्किंग डेज है, तो अभी 360 इज इक्वल टू 40,000 पैक्स और 333 पैक्स कितने दिन चलेंगे वो निकाल लेंगे और उसमें से लीड टाइम लेस कर देंगे, जितने डेज आएंगे उसमें से 3 लेस कर देंगे। आई थिंक आंसर इज इमीडिएटली इन दिस क्वेश्चन, लेट मी चेक। यस, 3 - 3 आ रहा है, इमीडिएटली ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। एक कंपनी मैन्युफैक्चर कर रही है, एक स्पेशल प्रोडक्ट बना रही है जिसके अंदर कंपोनेंट अल्फा चाहिए होता है। तो अल्फा इज बेसिकली योर रॉ मटेरियल। एनुअल डिमांड अल्फा की दे रखी है, मतलब रॉ मटेरियल की डिमांड, एनुअल डिमांड आपको वैसे ही दे रखी है। ऑर्डरिंग कॉस्ट आपको गिवन है पर ऑर्डर के हिसाब से। कैरिंग कॉस्ट इज 20% ऑफ द 400, दैट्स द परचेज प्राइस। ऐसा आपकी कैरिंग कॉस्ट निकल आई। अच्छा, आपसे इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कह रहा है, सिंपली निकाल लोगे। द कंपनी हैज ऑफर्ड अ क्वांटिटी डिस्काउंट ऑफ 4%। अब यहाँ पर प्राइस डिस्काउंट वाला क्वेश्चन आ गया, तो यहाँ पर आपको कंपैरिजन करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर आप मटेरियल कॉस्ट को भी कंसीडर करोगे तो आप तीनों कॉस्ट निकाल लेंगे। अच्छा, और कंपनी 4,000 कंपोनेंट्स एट अ टाइम, तो 4,000 इज योर क्वांटिटी पर ऑर्डर। तो आप देख सकते हो यहाँ पर क्वांटिटी पर ऑर्डर हमारे पास कितना है? 4,000 एक तरफ ले रहे हैं और एक तरफ ईओक्यू वाला 200 ले रहे हैं, और एनुअल डिमांड तो सेम ही रहेगी। यहाँ से आपके पास नंबर ऑफ ऑर्डर आ जाएंगे, एनुअल डिमांड डिवाइडेड बाय क्वांटिटी पर ऑर्डर, फिर उसे ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर से मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट आ जाएगी। सिमिलरली आप कैरिंग कॉस्ट निकाल लेंगे, एवरेज इन्वेंट्री इनटू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। देन आप मटेरियल कॉस्ट इस क्वेश्चन में निकालनी पड़ेगी क्योंकि यहाँ पर प्राइस डिस्काउंट इन्वॉल्व है। अच्छा, परचेज प्राइस डिफरेंट होगा 400 और यहाँ पर 384 क्यों ऐसे आया? 384 ऐसे आया क्योंकि आप यहाँ पर कितना डिस्काउंट ऑफर कर रहे हैं। यहाँ पर कंपनी इज ऑफरिंग
4% डिस्काउंट, तो 400 इज द परचेज प्राइस। 400 में से आप 4% लेस करोगे तो 384 आएगा, इसलिए इधर परचेज प्राइस हमने 384 कंसिडर किया। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से आपके पास मटेरियल कॉस्ट आ गई, एंड तीनों को ऐड करके आपके पास टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट आ जाएगी। हाँ जी, तो कंपनी को क्या ऑफर एक्सेप्ट करना चाहिए? नहीं एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि ईओक्यू में ही कॉस्ट कम है। ईओक्यू में कॉस्ट कम है तो क्वांटिटी डिस्काउंट करके झक मारेगी कंपनी, ज्यादा महंगे में क्यों खरीदेगी। चलिए आगे पढ़ते हैं। इधर थर्ड पॉइंट पे हमसे कह रहे हैं फाइंड आउट द लेवल ऑफ डिस्काउंट। यहाँ पर हमसे लेवल ऑफ डिस्काउंट मतलब परसेंटेज पूछ रहा था, जहां पर कंपनी इनडिफरेंट होगी बिटवीन द परचेज ऑफ 4000 एंड ईओक्यू। 4000 और ईओक्यू में डिफरेंस बेसिकली हमसे मांग रहा है, तो 4000 और ईओक्यू के बीच में, तो ईओक्यू तो हम निकाल ही चुके हैं, तो ईओक्यू दोबारा क्यों निकालना। अच्छा, इस तरह के क्वेश्चन में जब मेरे लेवल ऑफ डिस्काउंट आता है तो हम यहाँ पर परचेज प्राइस को एक्स कंसिडर कर लेते हैं, अगर आपको याद हो तो वही इधर हमने किया, परचेज प्राइस को हमने यहाँ पर एक्स कंसिडर किया। एनुअल डिमांड हमारी 8000 थी, क्वांटिटी पर ऑर्डर हमने 4000 लिया है। क्यों लिया है 4000? क्योंकि ये हमसे इनडिफरेंट लेवल पूछ रही है वो 4000 के कंपैरिजन में। यहाँ से नंबर ऑफ ऑर्डर आ जाएगा, ऑर्डरिंग कॉस्ट गिवन थी, टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट आ गई, एवरेज इन्वेंटरी, आप टोटल कैरिंग कॉस्ट निकालेंगे, 20% ऑफ एक्स ले रहे हैं, 20% ऑफ द परचेज प्राइस। यस, एनुअल डिमांड इनटू परचेज प्राइस, यू विल गेट टोटल दिस, एंड इन सबको ऐड कर दो, कितना मिल रहा है आपका एक्स प्लस 8000 एक्स प्लस 400 एक्स, 8400 एक्स प्लस 400 इज इक्वल टू ईओक्यू के कॉस्ट के इक्वल रख देंगे, और ईओक्यू की कॉस्ट कितनी थी? 32,16,000। तो एक इक्वेशन बन गई हमारी 400 प्लस 8400 एक्स इज इक्वल टू 32,16,000, एंड इसकी मदद से हम एक्स निकाल लेंगे। अब मेरे को निकालना है परसेंटेज, तो परसेंटेज का फॉर्मूला बताओ, चेंज अपॉन बेस इनटू 100। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ फाइंडिंग आउट द परसेंटेज। सो चेंज कितना है? पहले हमारा परचेज प्राइस है 400, तो चेंज निकाल लो, 400 माइनस 381 कितना आ रहा है? 17.9। दिस इज द चेंज अपॉन बेस इज 400 इंटू 100। सो यहाँ से करके हमारे पास कितना आ गया? 4.3% इज द परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट। क्वेश्चन नंबर 4, अ कंपनी मैन्युफैक्चर अ प्रोडक्ट फॉर अ रॉ मटेरियल जो 60 रुपीज में परचेज करती है, तो 60 इज द परचेज प्राइस। कंपनी एक हैंडलिंग कॉस्ट इंकर कर रही है 360 प्लस फ्रेट ऑफ रुपीज 390 पर ऑर्डर। हैंडलिंग कॉस्ट मैंने अभी बताया था, हैंडलिंग कॉस्ट को हम ऑर्डरिंग कॉस्ट भी कहते हैं, तो ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 360 प्लस 390। ठीक है, इंक्रीमेंटल कैरिंग कॉस्ट कितनी है? 0.5 पर मंथ है, तो 0.5 इंटू 12 करना पड़ेगा अगर मेरे को कैरिंग कॉस्ट निकालनी है तो। एंड द वर्किंग कैपिटल कॉस्ट इज 9, तो 0.5 इंटू दिस प्लस 9 करूंगा। प्लस 9 मैं अलग से क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि ये पर एनम दे रखा है। यू कैन इवन सी 0.5 इंटू 12 प्लस 9, तो ऐसे करके हमारे पास कैरिंग कॉस्ट आई है, और ये तो 360 प्लस 390 हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट तो हम निकाल ही चुके थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमें कह रहा है एनुअल प्रोडक्शन ऑफ द प्रोडक्ट इज 1 लाख। ये प्रोडक्ट की प्रोडक्शन दे रखी है, नॉट द रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल की निकालनी पड़ेगी, और यहाँ पर कह रहे हैं 2.5 kg ऑब्टेन्ड होते हैं फ्रॉम 1 kg ऑफ रॉ मटेरियल। बेसिकली इनपुट हम यहाँ 1 लगा रहे हैं, और आउटपुट हमें कितना मिल रहा है? 2.5 मिल रहा है। तो फॉर्मूला बताओ मेरे को, एनुअल डिमांड ऑफ रॉ मटेरियल इज इक्वल टू एनुअल डिमांड ऑफ फिनिश गुड इनटू इनपुट बाय आउटपुट। वही क्या, 1 डिवाइडेड बाय 2.5, हमारे पास यहाँ से एनुअल डिमांड ऑफ रॉ मटेरियल आया, एंड यहाँ पर हम ईओक्यू लगा देंगे। अच्छा, ईओक्यू पूछ रहा था, बिल्कुल निकाल दिया। हाउ फ्रीक्वेंटली ऑर्डर द कंपनी शुड प्लेस, तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स आपसे पूछ रहा है, तो फ्रीक्वेंटली ऑर्डर, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्डर, तो 365 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेज इज द फॉर्मूला। तो पहले नंबर ऑफ ऑर्डर्स निकालने पड़ेंगे, एनुअल डिमांड डिवाइडेड बाय क्वांटिटी पर ऑर्डर, क्वांटिटी पर ऑर्डर इज योर ईओक्यू, एंड यहाँ से आपके पास फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्डर्स आ गया। अच्छा, नेक्स्ट, इफ द कंपनी रेशनलाइज कर रही है प्लेसमेंट ऑफ ऑर्डर्स ऑन अ क्वार्टरली बेसिस, अगर क्वार्टरली बेसिस पे ऑर्डर मंगवा रही है, तो यहाँ से नंबर ऑफ ऑर्डर्स पूरे साल में कितने हो जाएंगे अगर क्वार्टरली बेसिस पे मंगवा रही है? जैसे अप्रैल मई जून, मैंने ऐसे डब्बे बना के सिखाया था, अप्रैल मई जून, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, इस तरीके से हमारे 4 डब्बे बने थे, जनवरी फरवरी मार्च का, अप्रैल मई जून का, जुलाई अगस्त सितंबर का, और अक्टूबर नवंबर दिसंबर का। तो 4 ऑर्डर्स हो रहे हैं कंपनी के एक बारी में। हमारे पास नंबर ऑफ ऑर्डर्स है, हमारे पास एनुअल डिमांड है, दोनों की मदद से मैं क्या निकाल लूंगा? क्वांटिटी पर ऑर्डर निकाल लूंगा, मेरे को मिल जाएगी क्वांटिटी पर ऑर्डर। और ये पूछ रहा है व्हाट परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट, मतलब लेवल ऑफ डिस्काउंट, तो मैं परचेज प्राइस को इस क्वेश्चन में क्या मानूंगा? एक्स। आई विल कंसीडर परचेज प्राइस एज एक्स। और कंपैरिजन देखो, ईओक्यू और इसका वही सारी चीजें ले रखी है इसने। नंबर ऑफ ऑर्डर्स यहाँ कितना माना है? 4। एनुअल डिमांड दे रखी है, इसकी मदद से मैंने क्वांटिटी पर ऑर्डर निकाल लिया, और ईओक्यू का तो मेरा गिवन ही था, ये मेरा ईओक्यू था, और टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट बिल्कुल सेम टू सेम है। यहाँ से टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट आ गया, कैरिंग कॉस्ट निकालनी है, एवरेज इन्वेंटरी आप निकाल लेंगे, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। ओके, अब यहाँ मटेरियल कॉस्ट कंसीडर क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि यहाँ पर मेरा डिस्काउंट है, प्राइस डिस्काउंट है, तो मटेरियल कॉस्ट तो चेंज होगा ही होगा, तो इसलिए मैंने इधर एक्स लिया है, और एनुअल डिमांड इनटू परचेज प्राइस किया है, मटेरियल कॉस्ट आया, इन टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट, तीनों को ऐड कर दिया। और अब यहाँ से मेरे पास एक इक्वेशन बन जाएगी, इसको ईओक्यू के इक्वल रख देंगे, तो यहाँ से मेरे पास एक्स आएगा, फिर वही सेम चेंज अपॉन बेस इनटू 100, आई विल गेट द परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट। चलिए आगे चलते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन,
EOQ एंड अलाइड इक्वेशन। ओके, ये मैंने होमवर्क के लिए दिया था, आई थिंक आपको रिमेंबर हो तो। चलिए, लेकिन मैंने सॉल्व करवाया था इन द प्रीवियस लेक्चर। हाँ जी, एनुअल डिमांड ऑफ द मटेरियल इज 4000 यूनिट्स, एनुअल डिमांड 4000 है एंड परचेज प्राइस इज एक्सपेक्टेड टू बी 90 रुपीज। एनुअल डिमांड हमारे पास 4000 है, परचेज प्राइस 90 रुपीज है, इंक्रीमेंटल कॉस्ट ऑफ ऑर्डरिंग इज 135। ठीक है, तो ऑर्डरिंग कॉस्ट हमारी 135 है, 90 परचेज प्राइस, 4000 इज एनुअल डिमांड ऑफ रॉ मटेरियल। अच्छा, स्टोरेज कॉस्ट हमारी 12 पर यूनिट है, तो डायरेक्टली गिवन है ये हमारी, और कैरिंग कॉस्ट गिवन है हमारे पास एनुअल डिमांड गिवन है, हमारे पास ऑर्डरिंग कॉस्ट गिवन है, तो सिंपली आप ईओक्यू तो निकाल ही पाएंगे। ऑप्टिमल ऑर्डर क्वांटिटी पूछ रहा है, मतलब ईओक्यू पूछ रहा है आपसे, और टोटल रेलेवेंट कॉस्ट आपसे मांग रहे हैं। टोटल रेलेवेंट कॉस्ट मतलब टोटल ऑफ ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस कैरिंग कॉस्ट, तो ऑर्डरिंग एंड कैरिंग कॉस्ट भी आप निकाल लेंगे। अब इसके बाद कह रहा है कि सपोज जो आपने 135 जो आपने एस्टिमेट किया था ना एज अ ऑर्डरिंग कॉस्ट, वो गलत है, वो इनकरेक्ट है, उसकी जगह आप 80 रुपए यूज करो, तो 80 रुपए यूज करोगे तो क्या डिफरेंस आएगा, तो चलो देख लेते हैं क्या डिफरेंस आएगा। तो एक तरफ आप इनकरेक्ट ईओक्यू ले रहे हो, एक तरफ करेक्ट ईओक्यू ले रहे हो। एनुअल डिमांड क्वांटिटी पर ऑर्डर आप देख सकते हो, ऑर्डरिंग कॉस्ट 135 ले रहे हैं और एक तरफ 80 ले रहे हैं, उसके बेसिस पे हमने कंपैरिजन करना है। टोटल हमने कॉस्ट निकाली, यहाँ पर मैंने मटेरियल कॉस्ट इसलिए कंसीडर नहीं किया क्योंकि यहाँ पर कोई प्राइस डिस्काउंट वाला खेल ही नहीं चल रहा, तो मटेरियल कॉस्ट तो चेंज होगा ही नहीं। तो इसके बेसिस पे मैंने टोटल कॉस्ट निकाला एंड मेरा एक्स्ट्रा कॉस्ट निकल आएगा ड्यू टू रॉन्ग ईओक्यू बाय टेकिंग आउट द कंपैरिजन। चलिए, इसके बाद हमसे कह रहा है एज्यूम एट द कमेंसमेंट ऑफ द पीरियड अगर सप्लायर 4000 यूनिट्स आपको 86 रुपीज में ऑफर कर रहा है, 86 में ऑफर कर रहा है, जबकि प्राइस कितना है 90, तो यहाँ पर प्राइस डिस्काउंट वाला खेल आ गया। अब हम तीनों को कंसिडर करेंगे। द मटेरियल विल बी डिलीवर्ड इमीडिएटली एंड प्लेस्ड इन स्टोर। अच्छा, ये कह रहे हैं इंक्रीमेंटल कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग द ऑर्डर इन दिस केस इज 0, ऑर्डरिंग कॉस्ट आपकी 0 है। और ओरिजिनल एस्टिमेट जो 135 का था ना इकोनॉमिक बैच के लिए, मतलब जो आप जिससे कंपेयर करोगे ईओक्यू वाले जिससे कंपेयर करोगे, 135 वाला जो पहले वाला था, जो वो पहले इनकरेक्ट कह रहा था, वो कह रहा है आप करेक्ट है इस कंपैरिजन के लिए कि क्या आपको ऑफर को एक्सेप्ट करना चाहिए। चलिए देख लेते हैं कंपैरिजन करना आपको ईओक्यू और सिंगल ऑर्डर का। तो आप देख सकते हो 0 एंड 135 ऐसे ही लिया इसने, एंड आप सिंपली तीनों निकाल लेंगे, मटेरियल कॉस्ट, टोटल कैरिंग कॉस्ट, टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट। अच्छा, मेरे को बताओ क्या आपको ऑफर स्पेशल ऑफर एक्सेप्ट करना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं एक्सेप्ट करना चाहिए। इधर कॉस्ट देखो दोनों में से ज्यादा किसकी है, सिंगल ऑर्डर वाले की ज्यादा है ना, तो आपको इसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, नॉट टू बी एक्सेप्टेड। चलिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, अर्नव लिमिटेड मैन्युफैक्चर कर रहा है एक प्रोडक्ट एक्स जिसके अंदर 2 रॉ मटेरियल चाहिए ए और बी, 2 रॉ मटेरियल चाहिए ए और बी, मल्टीपल मटेरियल वाला क्वेश्चन आ गया। 2 रॉ मटेरियल चाहिए इन द रेशियो 1:4, 1:4 की रेशियो में मेरे को 2 रॉ मटेरियल चाहिए। द सेल्स डिपार्टमेंट एस्टिमेटेड अ डिमांड ऑफ 5 लाख यूनिट्स फॉर अ ईयर, 5 लाख यूनिट्स की डिमांड है हमारे पास पूरे साल की। टू प्रोड्यूस 1 यूनिट ऑफ फिनिश प्रोडक्ट 4 यूनिट्स ऑफ मटेरियल ए इज रिक्वायर्ड। अच्छा, 4 यूनिट मटेरियल ए की बनाने के लिए 1 यूनिट मेरी फिनिश प्रोडक्ट की रिक्वायर्ड होते हैं, तो रेशियो विल बी 4:1। सिंपली सी बात है, इनपुट आउटपुट रेशियो। एनुअल डिमांड ऑफ द फिनिश गुड मेरे को 5 लाख दे रखी है, और एनुअल डिमांड, अच्छा यहाँ पर मेरे को स्टॉक पोजीशन एट द बिगिनिंग भी दे रखा है। अब ये वाला क्वेश्चन मैंने क्या बताया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया था, क्योंकि यहाँ स्टॉक वाली चीज भी आ गई है। तो स्टॉक वाली चीज आ गई है, तो जल्दी से देख लेते हैं। सबसे पहले तो आपके पास क्या होगा, एनुअल डिमांड होगी फिनिश गुड की, एनुअल डिमांड 5 लाख है, आपको एनुअल प्रोडक्शन निकालनी है। अब ये दोबारा सुन लो जिसको पिछली बार में समझ नहीं आया था। देखो, डिमांड तो है 5 लाख की, डिमांड है 5 लाख की, वी हैव ऑलरेडी ओपनिंग स्टॉक, तो कितना परचेज करना पड़ेगा, जितना डिमांड माइनस जितना अपने पास ऑलरेडी है, तो आप सेल्स में से ओपनिंग स्टॉक ही तो लेस करोगे, तो बेसिकली आपके पास 4,88,000 एज योर एनुअल प्रोडक्शन आया। अब आप एनुअल रिक्वायरमेंट निकाल लेंगे मटेरियल ए की, एनुअल प्रोडक्शन इनटू इनपुट बाय आउटपुट, दिस इनटू में इनपुट आउटपुट रेशियो क्या थी, 4:1 ना, एंड देन आप एनुअल परचेज निकाल लेंगे, वही सिंपली ओपनिंग स्टॉक लेस कर दो इधर से, एंड इसी तरीके से इसका करना है। लेकिन यहाँ 16/1 किया, यहाँ 16/1 से मल्टीप्लाई किया। रीजन 16/1 क्योंकि ये जो मटेरियल ए और मटेरियल बी है ना, ये किस रेशियो में प्रेजेंट है, 1:4 की रेशियो में प्रेजेंट है। मतलब एक मटेरियल ए लगता है तो मटेरियल बी 4 टाइम्स लगता है, और इनपुट आउटपुट रेशियो इज 4:1। तो बेसिकली यहाँ पर अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा 4/1, दिस इज 4, द मटेरियल ए एंड मटेरियल बी जिस रेशियो में प्रेजेंट है, और 4/1 दिस इज फॉर इनपुट आउटपुट रेशियो। तो इस तरीके से मेरा 16/1 आया। फिर एनुअल परचेज निकाल लूंगा, उसमें से ओपनिंग स्टॉक लेस करके। ऑर्डरिंग कॉस्ट मेरे को डायरेक्टली गिवन थी 15,000। ओके, कैरिंग कॉस्ट की अगर बात करूं तो वो 13% दे रखे, और दीज आर द परचेज प्राइस 150 एंड 200। तो इसकी मदद से मेरे पास कैरिंग कॉस्ट आ गई, और मैंने यहाँ से अपना ईओक्यू निकाल लिया। अच्छा, एक तो क्वेश्चन में हमसे मांग रहा था ईओक्यू अगर ऑर्डर आपने सेपरेटली प्लेस किया, वो तो हमने कर लिया, और सेकंड हमसे पॉइंट में पूछ रहा था अगर आपने ऑर्डर सेपरेटली प्लेस नहीं किया तो निकालना है। तो ऑर्डर अगर सेपरेटली प्लेस नहीं किया तो पहले इकट्ठा कंबाइन कर लो, दोनों का परचेज आप ऐड कर दो, कर देंगे। फिर इसके बाद ऑर्डरिंग कॉस्ट, दोनों की ऑर्डरिंग कॉस्ट तो सेम ही है,
अच्छा, कैरिंग कॉस्ट मैंने बताया था जब आप ऑर्डर सेपरेटली प्लेस नहीं करते हो और दो रॉ मटेरियल्स होते हैं तो उस केस में आप वेटेड एवरेज निकाल लेते हैं। तो वेटेड एवरेज आपको कंसीडर करना होता है। वेटेड एवरेज कैसे निकलता है? जो एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ मटेरियल ए की इनटू परचेज प्राइस प्लस एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ मटेरियल बी इनटू परचेज प्राइस ऑफ मटेरियल बी डिवाइडेड बाय टोटल एनुअल रिक्वायरमेंट, यू विल गेट द वेटेड एवरेज प्राइस। और इस वेटेड एवरेज प्राइस को परसेंटेज से मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट द कैरिंग कॉस्ट। और इसकी मदद से हमने ईओक्यू निकाला। और अब हम इसे दोबारा सेग्रीगेट करना है तो ये हमने कौन सी रेशियो लिया है? हमने रेशियो लिया यहाँ पर एनुअल रिक्वायरमेंट के रेशियो में हमने बांट दिया इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? एचबीएल लिमिटेड प्रोड्यूस कर रहा है मटीरियल प्रोडक्ट एम बना रहा है जिसकी क्वार्टरली डिमांड आपको 20,000 यूनिट दे रखी है। तो इसकी एनुअल डिमांड कितनी हो गई? 80,000 यूनिट्स हो गई। ये है फिनिश प्रोडक्ट की एनुअल डिमांड। ईच प्रोडक्ट रिक्वायर 3 kg एंड 4 kg ऑफ मटीरियल एक्स एंड वाई। तो एक्स और वाई को 3 और 4 kg लगता है। मटेरियल एक्स जो है वो लोकल सप्लायर सप्लाई करता है और फैक्ट्री स्टॉक्स कहीं भी, इसलिए इसकी कोई इन्वेंट्री रखने की जरूरत नहीं है। जबकि मटेरियल वाई लोकली अवेलेबल नहीं है, इसलिए दूसरी स्टेट से खरीदना पड़ रहा है। और यहाँ पर ट्रक की कैपेसिटी कितनी है? 10 टन की है। दिस वन क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले तो कॉस्ट पर केजी पूछ रहा है। तो कॉस्ट पर केजी के लिए मैंने बता रखा है कैसे निकालते हैं। सबसे पहले तो आपको परचेज प्राइस चाहिए, ठीक है। तो डिमांड अलग चीज होती है, परचेज चीज अलग चीज होती है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पर इस क्वेश्चन में एनुअल डिमांड दे रखी है फिनिश प्रोडक्ट की। एनुअल डिमांड मेरे को 80,000 दे रखी है। बेसिकली मेरे को क्वार्टरली डिमांड दे रखी थी, मैंने उसे 4 से मल्टीप्लाई करके एनुअल डिमांड बना लिया, ठीक है। इनपुट आउटपुट रेशियो भी आपको गिवन थी, अगर आपको याद हो तो। इनपुट आउटपुट रेशियो कितनी दे रखी है? इधर 3 एंड इधर 4। तो 3 और 4 आर द इनपुट्स ना फॉर मटेरियल एक्स एंड मटेरियल वाई। तो यहाँ इनपुट रेशियो कितनी होगी? 3:1, यहाँ हो गई 4:1। एनुअल डिमांड निकालना है, रॉ मटेरियल का फॉर्मूला बोलो, एनुअल डिमांड ऑफ मटेरियल, एनुअल डिमांड ऑफ फिनिश गुड इनटू इनपुट बाय आउटपुट। तो 80,000 इंटू 3/1, यहाँ 80,000 इंटू 4/1। फिर इसके बाद आपको ये तो डिमांड निकली। अब आपको क्या चाहिए? यूनिट्स चाहिए, जितनी आपको यूनिट्स परचेज करनी है। तो यूनिट्स आर डिफरेंट कॉन्सेप्ट। अब अगर मैं बात करूं, यहाँ पर आप देख सकते हो, मैं अज्यूम करता हूं कि मेरी यूनिट 100 है और यहाँ पर अगर मटेरियल एक्स में प्रोसेसिंग लॉस 4% है और मटेरियल वाई में प्रोसेसिंग लॉस इन 5% और लॉस ऑफ मटेरियल इन ट्रांजिट इन मटेरियल वाई इज 2%। तो हम इन दोनों लॉसेस को लेस कर देंगे। देखो यूनिट टू भी परचेज मेरे को निकालनी है, तो मैंने सबसे पहले तो यूनिट परचेज एज्यूम कर रखी है, या मैंने 100 है सपोज, ताकि 100 मेरे लिए इजी कन्वीनियंस इजी हो जाती है ना परसेंटेज से लेस करते समय। लॉस इन ट्रांजिट सबसे पहले लेस कर दिया, देन उसमें से फिर मैंने लॉस इन प्रोसेस लेस कर दिया, देन आई विल गेट द गुड यूनिट्स कंज्यूम ना। मेरे को गुड यूनिट कंज्यूम्ड आ गई। अब सुनो, अगर मैं 100 यूनिट्स ऑर्डर करता हूँ, 100 यूनिट्स अगर मैं मटेरियल एक्स की ऑर्डर करता हूँ, तो मेरे को 96 जाके तब मिलती है, 96 जाके तब मिलती है। अब मेरी डिमांड कितनी है? आई हैव अ डिमांड ऑफ 2,40,000। मेरी डिमांड है 2,40,000 की जी, 2,40,000 की मेरी डिमांड है, 2.4 लाख की मेरी डिमांड है। तो मेरे को कितना परचेज करना चाहिए? लेट इट बी एक्स, परचेज भी एक्स। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2,40,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 98, तो मेरे पास 2,50,000 आया। सिमिलरली इसका भी वही है, 100 और 93, या 93 रख लो। और सिमिलरली यहाँ पर कितना आ जाएगा? यहाँ पर कितने थी हमारे पास एनुअल डिमांड? कितनी थी यहाँ पर? इज 3,20,000। एनुअल डिमांड इज 3,20,000 ना। तो यहाँ 3,23,2 है। तो 3.2 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 93, आई विल गेट 344,086। सो दिस इज माई दिस वन। ये मेरा क्या आ गया है? यूनिट्स टू बी परचेज आ गई। अब इसको यूनिट टू बी परचेज को मैं मल्टीप्लाई करूंगा विद द परचेज प्राइस। सो परचेज प्राइस से मल्टीप्लाई किया, आई विल गेट द टोटल परचेज कॉस्ट। ओके, अब इसके अंदर मैं फ्रेट को भी ऐड कर दूंगा। अब फ्रेट पर ट्रिप दे रखा है, पर ट्रिप। अब मेरे को अब मेरे को सबसे पहले चाहिए होगी नंबर ऑफ ट्रिप्स। अब देखो ये मटेरियल वाई की अगर मैं बात करूं, तो ये हम मंगवा रहे थे ट्रैक्टर से विद कैपेसिटी ऑफ 10 टन, 10 टन की कैपेसिटी में मंगवा रहे थे। और मैंने कल बताया था 1 टन इज इक्वल टू 1000 kgs। तो 10 टन इज इक्वल टू 10,000 kgs। यस, तो 10 टन कितना होगा? 10,000 kgs होगा। और यहाँ पर इसके यूनिट टू बी परचेज कितनी है? 344,086 यूनिट्स हम परचेज कर रहे हैं। तो नंबर ऑफ ट्रिप्स निकालनी है, तो 344,086 डिवाइडेड बाई 10,000, 34.41। इसका राउंड ऑफ किया तो 35 ट्रिप्स आ रही हैं। तो 35 इंटू 28,000 आई विल गेट द फ्रेट कॉस्ट। एंड यहाँ से मेरे पास टोटल कॉस्ट आ गया। इसको डिवाइड कर दूंगा विद द गुड यूनिट्स टू ऑर्डर। और यहाँ पर आप देख सकते हो गुड यूनिट्स परचेज से मैं डिवाइड कर रहा हूँ, मतलब मैं डिमांड से डिवाइड कर रहा हूँ, इस वाले से डिवाइड कर रहा हूँ, नॉट जो मैंने निकाला था वो परचेज चीज मैंने निकाली थी। मैं डिवाइड तो गुड यूनिट्स परचेज डिमांड से ही कर रहा हूँ। ये चीज आपको इंपॉर्टेंट है, ये चीज याद रखना। एंड यहाँ से आपके पास इफेक्टिव कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगी।
अब नेक्स्ट हमसे यहाँ पर मांग रहा है ईओक्यू भी निकाल दो जी दोनों मटेरियल का। चलिए निकाल लेते हैं ईओक्यू। अच्छा, मैंने यहाँ जीएसटी क्यों नहीं कंसीडर किया? जीएसटी इसलिए कंसीडर नहीं किया क्योंकि इनपुट क्रेडिट अवेलेबल था, इसलिए मैंने इसे इग्नोर किया था। अच्छा, ईओक्यू चलिए निकालते हैं। अच्छा, मटेरियल एक्स का मैं ईओक्यू नहीं निकाल सकता क्योंकि आप ध्यान से पढ़ो तो इसका कोई ऑर्डरिंग कॉस्ट क्वेश्चन भी नहीं गिवन है, और इवन इसने कह रखा है कि मटेरियल जो एक्स है ना वो लोकल सप्लायर सप्लाई कर रहा है, और इसके लिए इसलिए इसकी कोई इन्वेंट्री रखने की जरूरत ही नहीं है। अगर इन्वेंट्री रखने की जरूरत ही नहीं है तो आप इसे ऑर्डर ही नहीं कर रहे हो तो इसका ईओक्यू कैसे होगा? तो मटेरियल एक्स का देयर इज नो ईओक्यू, जबकि मटेरियल वाई का हमें ईओक्यू निकालना पड़ेगा। मटेरियल वाई का चलिए ईओक्यू निकालते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो 15% इज द क्रैश क्रेडिट फैसिलिटी, तो 15% ऑफ द परचेज प्राइस कितना है मटेरियल इसका? 691.23 इज द परचेज प्राइस, तो 691.23 इंटू 15% मैं कर रहा हूँ, तो आई विल गेट द परचेज कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट जो मेरी फ्रेट कॉस्ट थी पर ट्रिप, दैट विल बी द ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर ना, तो 28,000 मेरी ऑर्डरिंग कॉस्ट हो गई। ओके, और ये मेरी एनुअल डिमांड कितनी थी रॉ मटेरियल जो मैंने निकाली थी? दैट इज 344,086। ठीक है, वो चीज मैंने निकाली थी, तो मैं यही चीज ले रहा हूँ और इसके बेसिस पे मैंने ईओक्यू निकाल लिया अपना। आई होप क्लियर हो गया होगा आप सबको। क्वेश्चन नंबर 8, द एनुअल कैरिंग कॉस्ट ऑफ मटेरियल एक्स इज 3.6 पर यूनिट। अब यहाँ पर कैरिंग कॉस्ट इज इक्वल टू, मेरे को बताओ कैरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला बोलो। कैरिंग कॉस्ट इज इक्वल टू, हाँ जी, एवरेज इन्वेंट्री इनटू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, एंड एवरेज इन्वेंट्री इज इक्वल टू, एक मिनट रुको, मेरा काम क्यों नहीं कर रहा। एवरेज इन्वेंट्री, पता नहीं क्या हो गया। एवरेज इन्वेंट्री इज इक्वल टू, एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला बोलिए मेरे साथ। एवरेज इन्वेंट्री क्या होता है? एवरेज इन्वेंट्री इज ईओक्यू बाय 2। एवरेज इन्वेंट्री इज द क्वांटिटी पर ऑर्डर बाय 2 ना, तो ये ईओक्यू बाय 2 होता है। तो मेरे पास ये दो चीजें तो अवेलेबल हैं, तो मैं इसकी मदद से एवरेज इन्वेंट्री निकाल लूंगा। एवरेज इन्वेंट्री निकाल लेंगे, दिस विल बी 9,000 बाय 3.6, मेरे पास एवरेज इन्वेंट्री निकल आया। और ईओक्यू निकालना है तो एवरेज इन्वेंट्री इंटू 2, आई विल गेट ईओक्यू। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10 इज ऑफ द प्राइस ब्रेक्स। तो ये हमने किया था, इसके लिए हमने दो स्टेप्स करे थे, थ्योरी में भी पढ़े थे। सबसे पहले हम टेंटेटिव ईओक्यू निकाल लेते हैं, सेकंड वन हम क्या करते हैं, हम जो फाइनल क्वांटिटी क्या होती है विच इज क्लोजेस्ट जो होती है उसके अकॉर्डिंगली हम निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले टेंटेटिव ईओक्यू निकाल लेते हैं। चलिए, ये हमें सीरीज दे रखी है इन क्लास इंटरवल्स की, वो लिखा हमने। देन इसके बाद हमारे पास एनुअल रिक्वायरमेंट दे रखी है 500 टन की, तो दिस इज एनुअल डिमांड। हाँ जी, ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी दे रखी है? 12,500 मेरे को ऑर्डरिंग कॉस्ट दे रखी है। कैरिंग कॉस्ट 25% ऑफ द मटेरियल कॉस्ट, तो 25% ऑफ दिस, इन सबका करा। इसके बेसिस पे मेरे पास कैरिंग कॉस्ट आएगा। यहाँ से मैंने टेंटेटिव ईओक्यू निकाल लिया। मैं क्लोजेस्ट निकाल लेता हूँ, तो 0 to 49 के क्लोजेस्ट 49, 73 इसमें रेंज कर रहा है, तो 73 मेरा क्वांटिटी पर ऑर्डर हो गया। यहाँ मेरा 100, यहाँ पर 200 पास है, यहाँ पर 300 पास है, तो यहाँ मेरे पास फाइनल क्वांटिटी पर ऑर्डर आ गई। नाउ इसके बाद मेरे को कंप्यूटेशन ऑफ टोटल कॉस्ट एट परचेज लेवल, तो यहाँ पर मेरे क्वांटिटी पर ऑर्डर मैंने निकाल ली थी। ये देखो, ये मैंने क्वांटिटी पर ऑर्डर जो ऊपर निकाली थी ना, वही की वही लिखी है मैंने। ठीक है, फिर इसके बाद एनुअल डिमांड दे रखी है, यहाँ से नंबर ऑफ ऑर्डर आ गया। आप टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट निकालेंगे, सिमिलरली टोटल कैरिंग कॉस्ट निकालेंगे, टोटल मटेरियल कॉस्ट निकालेंगे। मटेरियल कॉस्ट क्यों निकालेंगे? क्योंकि यहाँ पर प्राइसेस भी तो अलग अलग है ना मटेरियल के, तो यहाँ से टोटल इन्वेंट्री निकाल ली, और यहाँ से आप मोस्ट इकोनॉमिकल देख सकते हो, सबसे कम कॉस्ट किसकी है? सबसे कम कॉस्ट इसकी है, तो 300 टन इज द मोस्ट इकोनॉमिकल। अच्छा, और इस क्वेश्चन के हमसे सेकंड पार्ट में कह रहा था कि कंप्यूट करने ही हो कि अगर कोई क्वांटिटी डिस्काउंट नहीं है और प्राइस पर टन आपका 10,500 है, अगर प्राइस पर टन 10,500 तो 10,500 का 25% करेंगे, दैट विल बी योर कैरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट 12,500 है और एनुअल डिमांड 500 है, तो तीनों चीजें अवेलेबल है, निकाल लेंगे ईओक्यू उसकी मदद से। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, आदित्य लिमिटेड की मंथली रिक्वायरमेंट आइटम ऑफ रॉ मटेरियल 1000 यूनिट की, तो 1000 यूनिट इज द एनुअल मंथली रिक्वायरमेंट, तो इसको एनुअली निकालना है, तो 1000 इंटू 12 करेंगे, दैट्स द एनुअल डिमांड ऑफ द रॉ मटेरियल। परचेज प्राइस 60 दे रखा है, ऑर्डरिंग कॉस्ट 540, कैरिंग कॉस्ट इज 20% ऑफ व्हाट? 60 मटेरियल कॉस्ट का। ओके, यहाँ पर आपको रेंजेस दे रखे हैं, टेंटेटिव ईओक्यू आप निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए टेंटेटिव ईओक्यू निकालना है, वही सेम काम है, इसका फाइनल क्वांटिटी एंड तीनों चीजें निकाल के टोटल इन्वेंट्री और आप मिनिमम निकाल लेना। इसका एक मेरे को ये वाला पॉइंट पढ़ाना है, मेन ये वाला था, द अमाउंट ऑफ लॉस दैट द कंपनी हैज टू बियर ड्यू टू बैंक इनएबिलिटी टू प्रोसेस फंड। अब बैंक की इनएबिलिटी है, बैंक नहीं कर पा रहा है फंड्स को प्रोसेस, तो आप अब इस केस में क्या करेंगे? सुनिए, अगर बैंक प्रोसेस नहीं कर पा रहे तो अब इस केस में आप क्या करना, अगर बैंक नहीं कर पा रहा तो यहाँ पर आपको गिवन दिख रहा होगा कि मैक्सिमम 5 फंड ट्रांसफर हो सकता है। मैक्सिमम 5 फंड ट्रांसफर मतलब 5 ही ऑर्डर्स हो सकते हैं। 5 आर द नंबर ऑफ योर ऑर्डर्स, तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स आपके पास 5 है। अब कंपैरिजन जब आप करोगे ना,
तो आपके पास नंबर ऑफ ऑर्डर्स गिवन है, आपके पास एनुअल डिमांड है, इसकी मदद से आपके पास क्वांटिटी पर ऑर्डर निकल आएगा। ये दो चीजें आपके पास हैं, देखो ये वाली चीज आपके पास है, ये वाली चीज अवेलेबल है, तो इसकी मदद से आप क्वांटिटी पर ऑर्डर निकाल लेंगे एंड बाकी आप टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट तक निकाल लीजिए एंड आप देख लीजिए कितना लॉस आ रहा है ऑप्टिमम वाले से कंपेयर करके। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12 लास्ट क्वेश्चंस एंड देन अवर रिवीजन विल बी कंप्लीटेड। ओके, एबीसी एनालिसिस का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12 दोनों में से मैं एक क्वेश्चन करवा देता हूँ क्योंकि दूसरा वाला बिल्कुल सेम था। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं बस खाली। यहाँ पर आपको आइटम्स दे रखे क्वांटिटी, रेट एंड वैल्यू। सबसे पहला स्टेप इज डिक्रीजिंग वैल्यू में आप लगा देंगे, तो इन सबको डिक्रीजिंग वैल्यू में अरेंज करेंगे, तो वही इसने काम करा है, सबको डिक्रीजिंग वैल्यू में लगा दिया। देन आप क्यूमुलेटिव वैल्यू निकाल लेंगे, क्यूमुलेटिव वैल्यू एंड क्यूमुलेटिव क्वांटिटी। क्यूमुलेटिव क्वांटिटी देखो कैसे निकल रही है, 280 प्लस 280, 280 प्लस 200 480, 280 प्लस दिस, इन तीनों को ऐड करा यहाँ लिखा, इन चारों को ऐड किया यहाँ लिखा, इन पांचों को ऐड किया यहाँ लिखा, इन सबको ऐड किया यहाँ लिखा। अब पेपर में बार बार ऐड करने की जरूरत नहीं है, यू जस्ट नीड 280 का 280, 280 प्लस 200 480, देन 480 प्लस 250, 480 प्लस 250 आप यहाँ लिख देना, 730 प्लस 600 इतना लिख देना, दिस प्लस दिस इतना लिख देना, 1630 प्लस 470 2100 लिख देना। सिमिलरली इसी तरीके से क्यूमुलेटिव वैल्यू निकाल लेना। फिर क्यूमुलेटिव क्वांटिटी एज टू द परसेंटेज ऑफ टोटल क्वांटिटी निकालना है, तो ये कैसे करते हैं सुनिए। इसके लिए आप क्या करो, 280 जो दे रखा है आपको, क्यूमुलेटिव क्वांटिटी एज टू द परसेंटेज ऑफ टोटल क्वांटिटी निकालना है, तो जो आपकी क्वांटिटी है उसका टोटल कर लो यहाँ, इसका टोटल। तो इसका टोटल बेसिकली क्या है अपने पास, 4700 भी टोटल आएगा, सिंपली हम सबको ऐड करके ही तो यहाँ पर 4700 बनता है ना। तो आप क्या कर रहे हो, 280 डिवाइडेड बाय 4700 इंटू 100, तो आपके पास ये परसेंटेज आ गई है। आप कैलकुलेटर पे भी एक बार करके देख सकते हैं, यही आंसर आएगा, 280 डिवाइडेड बाय 4700 इंटू 100 एंड इसी तरीके से 200 डिवाइडेड बाय 4700 इंटू 100, 250 डिवाइडेड बाय 4700 इंटू 100, 600 डिवाइडेड बाय 4700 इंटू 100। इसी तरीके से क्यूमुलेटिव वैल्यू का भी यही काम करना है आपको। टोटल ऑफ द वैल्यू इतना ही होगा अपना, 4,56,000 आना चाहिए यहाँ पर, तो 1,12,000 डिवाइडेड बाय 4,56,000 इंटू 100 ये आ जाएगा। इस तरीके से कर लिया आपने। अब आपको बांटना है इसे, लास्ट स्टेप इज स्प्लिटिंग। सो दिस इज द लास्ट स्टेप, स्प्लिटिंग। स्प्लिट हम करते हैं 70, 20 एंड 10 के रूल के अकॉर्डिंगली। तो इधर देखो 70 के अकॉर्डिंगली इतना बन रहा है अपना। देन अगर मैं बी की बात करूं तो 90.24 माइनस 71.16, तो ये मेरा बी में क्लासीफाई हो गया, रिमेनिंग मेरा सी में क्लासीफाई हो जाएगा। सो ये देखो, ए मोस्ट इंपॉर्टेंट, बी इज मॉडरेटली इंपॉर्टेंट, सी इज द लीस्ट इंपॉर्टेंट, और यहाँ पर मैंने वैल्यूज के अकॉर्डिंगली देखो वही इसने काम किया। आप इस तरीके से समरी दे आना पेपर में लास्ट में। क्वेश्चन नंबर 12 इज सेम ऑन द लाइंस, यूनिट और यूनिट कॉस्ट को मल्टीप्लाई कर लेना, वैल्यू डिक्रीजिंग ऑर्डर में बना लेना। डिक्रीजिंग ऑर्डर बनाने के बाद आप उसका क्यूमुलेटिव क्वांटिटी, क्यूमुलेटिव वैल्यू निकाल लेना। फिर क्यूमुलेटिव क्वांटिटी एज टू द परसेंटेज ऑफ टोटल क्वांटिटी एंड क्यूमुलेटिव वैल्यू एज टू द परसेंटेज ऑफ टोटल वैल्यू निकाल लेना, एंड देन 70, 20, 10 में इसे स्प्लिट कर देना, और लास्ट में आप समरी टेबल जरूर दे देना, समरी ऑफ एबीसी एनालिसिस। सो यहाँ तक हमने अब पूरा का पूरा रिवाइज कर लिया है। सो आई थिंक दैट्स ऑल फॉर टुडे। और आज हमने कुछ नया खास कुछ नहीं पढ़ा है। सो इसे मैं एज अ लेक्चर तो मैं कंसीडर करता ही नहीं हूँ, क्योंकि हमने अभी तक जितने भी 4 दिन का किया था, वी हैव सम अप ऑल द थिंग्स टुगेदर। हमने चारों दिन का हमने पूरा रिवाइज कर लिया है, ताकि हम स्टेप अहेड लें तो आपके लिए इजी हो जाए। और इस लेक्चर को आप अभी तो आपने देख ही लिया, इसको 5-6 दिन बाद आप दोबारा देख लेना लेक्चर को, क्योंकि आप चीजें भूलने लग जाते हो, यू विल स्टार्ट फॉरगेटिंग द थिंग्स। आपने ये भी देखा होगा कि आपने जो चैप्टर नंबर 1 अगर इससे पढ़ा होगा मेरे लेक्चर से, तो चैप्टर नंबर 1 आप थोड़ा बहुत भूल रहे होंगे बीच में, जरूर भूल रहे होंगे बीच में। तो जब हम बार बार हर एक चीज को पढ़ते हैं ना, तो आपका माइंड में रिमाइंड रहता है। एंड ऑल्सो प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल। मैं आपका सारे के सारे चैप्टर्स बिल्कुल पूरे के पूरे लूंगा, और मैं स्टडी मटेरियल भी बिल्कुल करवाऊंगा। जैसे मेरा ये वाले नोट्स कंप्लीट हो जाएंगे, जैसे हमने चैप्टर नंबर 1 में किया था ना, हमने पूरा चैप्टर पहले कर लिया था, देन मैं स्टडी मटेरियल पे अलग से गया था। स्टडी मटेरियल पे जाके मैंने आपको एक एक पेज दिखाया था, और जो अलग अलग चीजें थी ना, इवन 2-3 चीजें जो अलग थी, वो सारी की सारी भी एक्सप्लेन की थी। सिमिलरली मैं चैप्टर नंबर 2 जब मेरा पूरा नोट से हो जाएगा ना, मैं अलग से दोबारा स्टडी मटेरियल पे जाऊंगा। ये मैं हर चीज ऐसे ही करूंगा। और जैसे ही मेरा चैप्टर नंबर 2 होगा, मैं पूरा चैप्टर नंबर 2 का एक, जैसे आज हमने तो धीरे धीरे किया, चैप्टर नंबर 2 का फास्ट ट्रैक रिवीजन इवन रिकॉर्ड कर दूंगा, सो दैट कि आपके लिए वो 1 टाइम रिवीजन हो जाएगा। ये तो अभी तक हमने जो 4 दिनों में जो भी किया था, हमने उस सबको रिवाइज किया है।
एंड ऑल्सो प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल एंड आप इसे मैक्सिमम टू मैक्सिमम शेयर करिए क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है। और मैं आपके 15 के 15 चैप्टर, आईसीआई ने जो आपके 15 चैप्टर्स बना रखे हैं पूरे कॉस्टिंग के पूरे 15 के 15 कॉस्टिंग के चैप्टर पूरे करवाऊंगा। और अगर आपको कोई भी डाउट्स हैं देन यू कैन डेफिनेटली लीव ऑन द कमेंट सेक्शन। और ये चैप्टर अपना हो जाएगा, इसके बाद हम लेबर कॉस्टिंग का चैप्टर शुरू करेंगे। नेक्स्ट जो चैप्टर है, जो आपको सीक्वेंस दे रखे है इस बुक में, उसी सीक्वेंस के अकॉर्डिंगली चलेंगे। और अगर आपको ये बुक डाउनलोड करनी है तो इसका लिंक इवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स गिवन है, आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं एंड आप इसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। देखिए जैसे मैंने इसका प्रिंट आउट निकाल रखा है, ये देखिए इसकी ऐसे हार्ड कॉपी आप बनवा सकते हैं। इसकी हार्ड कॉपी अगर आप ऐसे बनवा लेंगे तो ईजी रहता है आपके लिए रिविजन के लिए, रेदर देन गोइंग फॉर द सॉफ्ट कॉपी, वो आपकी चॉइस है। इसकी हार्ड कॉपी आप निकाल सकते हैं। और वाइल वर्थी नोट्स हैं क्योंकि इसमें मैक्सिमम टू मैक्सिमम हमने क्वेश्चंस कवर किए हैं। सर ने बहुत अच्छी बुक बना रखी है, ये दिनेश जैन सर की बुक है। दिस इज अवेलेबल फ्री ऑन देयर वेबसाइट विच इज www.bhardwajinstitute.com। ये बिल्कुल फ्रीली अवेलेबल है उनकी वेबसाइट पे। और इवन जब मैंने अपने पेपर की तैयारी की थी, आई हैव प्रेफर्ड दिस बुक फॉर द रिवीजन पर्पस, क्योंकि आपके स्टडी मटेरियल के अंदर इतने क्वेश्चंस नहीं है जिसकी हम रिवीजन कर सकें। तो रिवीजन के लिए हमें थोड़ा एक्स्ट्रा मटेरियल की तरफ जाना पड़ता है, लेकिन डेफिनेटली हम स्टडी मैट को इग्नोर नहीं कर सकते क्योंकि मैक्सिमम टाइम क्वेश्चंस उधर से ही आते हैं। लेकिन धीरे 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 स्टडी मैट में कई जगह बहुत ही एक्सेस में चले गए, कई जगह लो में चले गए, एनडीएसी एग्जाम से तो हम कहीं रिस्क नहीं ले सकते। Okay, that's all for today. Thank you for your patient listening and please subscribe to the channel for more such updates. Thank you all.